अभी जो वॉइस सुन रहे हो ना, ये वाली वॉइस मैंने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर रखी है। इसमें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मतलब कैसे एक प्रॉब्लम आ गई जिसकी वज़ह से इश्यू को सॉल्व करने के चक्कर में मैंने जो 2 घंटा 40 मिनट का रिकॉर्ड करा था, ये सब डिलीट हो गया। फ़ाइल करप्ट होने की वज़ह से डिलीट ही हो गया पूरा। अब क्या बताऊँ, डिलीट हो गया। और इसके बाद तुम एक और वॉइस सुनोगे जो कि एपिसोड की होगी। उस वॉइस में मैंने तुम्हें बता रखा है कि कैसे कुछ लोगों ने मतलब मुझे झूठा-झूठा बोल दिया था कि मैं मतलब झूठ बोल रहा हूँ। एलओटीएम की वीडियो कैसे पोस्ट कर दी अगर इश्यू आ रहा था तो, ये कैसे पोस्ट हो गई? तो उसके बारे में भी मैंने उनको रिप्लाई दे दिया है, तो देख लेना। सॉरी गाइस, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। यार मैंने इश्यू तो सॉल्व कर लिया लेकिन इसके चक्कर में यार फ़ाइल डिलीट हो गई मेरी रिकॉर्डिंग वाली और मुझे सब दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने जितना हो सके उतना रिकॉर्ड कर लिया है। धीरे-धीरे मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा और आज दोपहर से मैं रिकॉर्ड करना शुरू करा है, सुबह से नहीं, क्योंकि सुबह से तो मैं लगा हुआ था इसको ठीक करने में। मैंने कई वर्सेस डाउनलोड करे। मैंने अपना नेट तक ख़त्म कर दिया और अब मैं जैसे-तैसे नेट कनेक्ट करके ही अपलोड कर रहा हूँ। तो यही मुझे बताना था और इश्यू तो ठीक हो गया है लेकिन मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि फ़ोन यार पुराना है, ये इश्यू मुझे लगता है अब आता रहेगा। उसका रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है, पहले शुरू-शुरू में ये सब इश्यू नहीं आते थे। जब शुरू-शुरू में मैंने चैनल ओपन करा था ना, मैं वीडियो डाल देता था। मैं करीबन 3-3 घंटे की वीडियो डाल रखी है मैंने। ऐसे 3 घंटे, ढाई-ढाई घंटे की ऐसे-ऐसे वीडियो डाल देता था मैं, तब इश्यू नहीं आता था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे होता नहीं है कि हम न्यू फ़ोन लेते हैं, गेम खेलते हैं उसमें, तो धीरे-धीरे टाइम के साथ-साथ वो गेम धीरे-धीरे लैग करने लग जाता है, अपडेट्स आते हैं, फ़ोन में धीरे-धीरे प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं क्योंकि पुराना होने लग जाता है ना। ऐसे ही मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है इसमें, क्योंकि मैं पहले फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, इतना हैवी काम के लिए यूज़ नहीं करता था, तो इतनी सब दिक्कतें नहीं आती थी। लेकिन अब जब से इतना हैवी काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ ना, ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। पहले तो सिर्फ़ इंस्टॉल करने मतलब अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने से सब ठीक हो जाता था, लेकिन धीरे-धीरे स्टार्ट करना पड़ा, फिर धीरे-धीरे पूरा का पूरा फ़ोन ही रीसेट करना पड़ा। अब ये सब प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपना 100% दूँगा। मेरे से चाहे, मैंने बोल रखा है 2 घंटे की वीडियो अगर ज़्यादा बनेगी, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, जितना बन सकेगी मैं पूरी कोशिश करूँगा। बस यही मेरे को बताना था, यही शेयर करना था और यही प्रॉब्लम है। धीरे-धीरे मतलब आ जाए ना, अर्निंग हो जाए तो फिर मैं ले लूँ फ़ोन, लेकिन अर्निंग हो ही नहीं रही है। क्या बताएँ, मतलब 8-10 रुपए ही मिलते हैं एक वीडियो के और ऐसे कैसे चलेगा ना, तो धीरे-धीरे मैं, जैसे ही हो जाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा सब ठीक करने की, टेंशन मत लो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, वीडियो मैं रेगुलर लाऊँगा चाहे अब कुछ हो जाए, भले कम लगे मैं रेगुलर लाऊँगा। 2 घंटे की मैंने बोला है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा अगर कम हो तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन मैं कवर करने की कोशिश पूरी करा करूँगा। सॉरी इस चीज़ के लिए यार, फ़ोन की वज़ह से मैं मजबूर हूँ, वरना मैं पूरा 100% देता अपना। फ़ोन की वज़ह से मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन फ़ोन मेरा साथ नहीं देता है। सॉरी इस चीज़ के लिए, सॉरी। परसों मैंने 1 घंटा 20 मिनट का पार्ट रिकॉर्ड करके डाला था, जबकि वो 2 घंटे का था टोटल, लेकिन 40 मिनट का एक्सपोर्ट इश्यू की वजह से नहीं हुआ था परसों। लेकिन फिर मैंने बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अगले दिन 40 मिनट का भी डाल दूँगा, 2 घंटे का भी डाल दूँगा, 2 घंटे 40 मिनट की वीडियो कल के दिन आ जाएगी। लेकिन क्या हुआ, कल के दिन भी वीडियो नहीं आई। अब मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ये एक्सपोर्ट इश्यू था इसकी वजह से ऐसा मतलब दिक्कत आ गई थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरी एलओटीएम देखने की वजह से, यानी सेकंड चैनल पे मैंने एलओटीएम पोस्ट करी तो उसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मतलब ऐसा नहीं है। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इनकी जा रही है? कैसे हो सकता है? तुम रिवेंस आईआईटी के फैन हो, तुमने इतना कुछ देखा है, तुम ये नोटिस नहीं कर पाते क्या? मेरे को यही समझ नहीं आया, कैसे यार कैसे? मैं जानता हूँ 90% लोगों को समझ आ गई थी बात, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ही लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने उनके कमेंट्स देखे थे। अरे! तुमने मेरा एलओटीएम देखा? तुमने एपिसोड 1 देखा? क्या तुमने शुरू में ये नहीं सुना था? मैं बस इतना ही बता रहा हूँ उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने नहीं सुना है। शुरू में ये नहीं सुना था कि गाइज़ मैं 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो अपलोड कर पाया हूँ, 40 मिनट की नहीं कर पाया हूँ, अगले दिन 2 घंटा 40 मिनट की वीडियो डाल दूँगा। ये फ़ैमिलियर लाइन तुमने मेरे लास्ट एपिसोड में नहीं सुनी थी? तुम्हें थोड़ा भी लगा नहीं कि हाँ, हो सकता है ये पुराने दिन का वीडियो हो? क्योंकि सेम लाइन मैंने उस दिन भी बोली है। उसी दिन का तो वीडियो था ना ये। अब उस दिन मैंने इसलिए इसे अपलोड नहीं करा था क्योंकि ये सिर्फ़ 1 घंटे का था। मैं सोच रहा था 2 घंटे की वीडियो डालूँ। 1 घंटे का रिकॉर्ड कर रखा था और सब कुछ उसका रेडी था, पूरी वीडियो रेडी थी उसकी, लेकिन अपलोड नहीं करा था। तो मैंने सोचा था अगले दिन मैं क्या करूँगा, 2 घंटे 40 मिनट की वीडियो डाल दूँगा और 1 घंटे का पार्ट कोशिश करूँगा और रिकॉर्ड करने की, हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ऐसे करके 2 घंटा 40 मिनट की ये रिवंसनिटी की वीडियो आ जाएगी और एलओटीएम की 2 घंटे की वीडियो आ जाएगी, एपिसोड 1 ही। कितनी बढ़िया बात होगी। ये मैंने सोचा था, लेकिन भाई अब जैसा सोचा वैसा गया नहीं, फ़ोन इतना साथ देता नहीं है मेरा। तो अब ऐसे मैंने अपलोड करा तो कुछ ऐसे लोगों को लग रहा है कि मतलब मैंने उनसे झूठ बोल दिया, मैंने ये कर दिया। तुम मेरी फ़ोन की हालत देखो एक बार।
कुछ लोगों ने पता करा, मैं बिल्कुल एप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी है जैसा-जैसा आपने सॉल्यूशन बताया, लेकिन काम नहीं कर रहा था। अब जैसा मैं जितना कर पाया, ये सॉल्यूशन ठीक नहीं हो रहा। 2 से 3 बार रीसेट करने के बाद पता नहीं कैसे अपने आप ये हुआ है। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता, ये अपने आप ही होता रहता है। अगर मान लो किसी दिन हो जाता है तो फिर वीडियो नहीं आ पाती है, तो उस चीज़ को समझना। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से नया फ़ोन आ जाए। यार अर्निंग नहीं हो पाती है इससे, जो एड रेवेन्यू है वो आता ही नहीं है। एक वीडियो से मुझे ₹10 ₹11-12 मिल रहे हैं। मैं बाद में तुम्हें दिखा दूँगा कि क्या हिसाब है। 1000 आरपीएम पे भी, यानी 1000 व्यूज़ पे भी मुझे ₹12 मिल रहे हैं, तो मतलब समझ रहे होगे तुम, अब क्या बता सकते हैं। और बाकी 500-600 व्यूज़ पे तो तुम समझ ही जाओगे कि बिल्कुल ₹8 ₹6 ऐसे मिल रहे होंगे। तो इतना ही मुझे बताना था, अब हम अपने एपिसोड पे चलते हैं। तभी याओ हुआंग बोला, मैं अपने नाम की गारंटी देता हूँ, अगर मैं ये सबसे पहले ले लेता हूँ तो बाद में मैं इस गू रेसिपी को ओपन ट्रांजेक्शन में सेल के लिए रखूंगा। याओ हुआंग नॉर्थर पेंस के 5 ग्रेट रैंक 8 में से एक था। सुपर हाई रेपुटेशन के साथ वो राइटियस पाथ का लीडर भी था। इतना और कि उसकी बात सुन के सब लोग पीछे हट गए। क्विन बाइशेंग अंदर से इरिटेट हुआ, पर फेस पे स्माइल बनाए रखा था क्योंकि वो याओ हुआंग को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। क्वीन बाइशेंग कहता है, नेक्स्ट आइटम है सेकंड आइटम लक पाथ का एक रैंक 7 इमॉर्टल गो रिवर्स मिस फॉर्चून। जैसे नाम सजेस्ट करता था, ये किसी भी गू के जो बैड लक को ना गुड लक में बदल सकता था। ये इमॉर्टल गू क्लैमिटी बैकबोनिंग जैसा ही था। दोनों लक पाथ के थे और दोनों रैंक 7 के थे, बट इन दोनों के रिस्पॉन्स में अर्थ एंड स्काई का डिफरेंस था, यानी बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क। इस बार तो रैंक 7 गू इमॉर्टल ही नहीं, रैंक 8 का भी बिग एक्सपर्ट तक इसमें बिडिंग के लिए रेडी हो गया था। यानी रैंक 7 के इमॉर्टल्स ही नहीं, रैंक 8 वाले भी घुस गए। क्योंकि अब समझ जाओ यार, कैसे ना कैसे बंदा कुछ भी कर सकता है इससे। मिस फॉर्च्यून को तुम फॉर्च्यून में बदल दो। फेंगयुआन के लिए तो सबसे बढ़िया, उसके ऊपर तो भाई वो इतना बड़ा ब्लैक कफिन वाली जो लाइन घूमती रहती है, एकदम गले पे चाकू लेके घूमता रहता है अपना भाई, उसके लिए तो सबसे बढ़िया था ये। ये इमॉर्टल गू एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल था। इसके लिए कोई लक इंस्पेक्शन गू की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सच में एक एसेंस था लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस का। रिवर्स मिस फॉर्च्यून के लिए कंपटीशन इतना इंटेंस हो गया जैसे किसी बैटलफील्ड पे खूनी जंग हो रही हो। और क्योंकि इसकी स्टार्टिंग बिड थी एक मेटल पाथ रैंक 7 इमॉर्टल गो, तो फेंगयुआन बस एक स्पेक्टेटर बन के रह गया क्योंकि इसके पास नहीं था। आखिर में प्राइस इतना चला गया कि उसने वर्ल्डली वेव ट्रेस और डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन जैसे पहले के हाई प्राइस वाले रिकॉर्ड्स को भी क्रॉस कर दिया। और ऑक्शन का सबसे टॉप आइटम यही बन गया था, मिस फॉर्च्यून इमॉर्टल गो। मतलब रिवर्स मिस मिस फॉर्च्यून इमॉर्टल को रिवर्स कर देगा ना, फॉर्च्यून ला देगा मिस फॉर्च्यून की जगह पर। बिडिंग का जो इंटेंस सीन था वो फाइनली ओवर हो गया था। आखिर में रैंक 8 गू इमॉर्टल 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर ने रैंक 7 मेटल पाथ और रैंक 6 मेटल पाथ गू को इमॉर्टल गू के साथ साथ ही कई सारी इमॉर्टल मटेरियल्स के साथ बीच में जीत हासिल कर लिया के और ले गया। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर की कल्टीवेशन 5 पाथ में थी, मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ, इसलिए उसके पास कुछ मेटल पाथ इमॉर्टल गू ऑलरेडी थे। लेकिन इस बार उसने अपनी मतलब प्राइज्ड कलेक्शन का एक हिस्सा लिटरली सेक्रीफाइस कर दिया था इस चीज़ के लिए। जैसे कोई मतलब बंदा मीट भरा हुआ बन छोड़ के सिंपल सा ब्रेड उठाया हो, ऐसा सीन था। फेंगमैन को काफ़ी रिग्रेट हुआ, लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं कर पाया था। उसके पास कंप्लीट नहीं कर पाया था, कंप्लीट नहीं, एक तरीके से हिस्सा ही नहीं ले पाया, उसको लेने ही नहीं दिया गया एक तरीके से। उसके पास गू इमॉर्टल कल्ट मतलब कैप्टिविस्ट थे, पर उनकी वैल्यू यूनिक इमॉर्टल गू के सामने कुछ भी नहीं थी। असली बात तो ये थी कि रिवर्स मिस फॉर्च्यून इमॉर्टल गो एक्चुअली स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के साथ परफेक्ट मैच बन सकता था। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा का मेन ड्रॉबैक ये था कि वो यूज़र के लिए बैड लक ले आता था, पर अगर ये इमॉर्टल गो मिल जाता तो ना सिर्फ ये वीकनेस को फिक्स हो जाती, ये चीज़ फिक्स हो जाती, बल्कि यूज़र की जो लक भी है वो इम्प्रूव हो जाती। बैड लक से गुड लक तक का जर्नी पॉसिबल हो जाता। कोई डाउट नहीं था, रिवर्स मिस फॉर्च्यून इमॉर्टल गो का इफेक्ट कनेक्ट लक इमॉर्टल गो से काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फेंगयुआन की फाइनेंशियल पावर उन बड़े प्लेयर्स जैसे 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर या हुआंग के सामने कुछ भी नहीं थी। फेंगयुआन ने इमॉर्टल बनने के बाद टाइम भी नहीं बिताया था हु इमॉर्टल वेस्टलैंड में, और उसके बाद 2 साल ही हुआ था। अगर 5 रीजन के टाइम गिना जाए तो साउथर्न बॉर्डर में अभी तक यीतियान माउंटेन के बड़े बैटल शुरू भी नहीं हुए थे। यानी जो यीतियान माउंटेन का जो बैटल होने वाला है ना साउथर्न बॉर्डर के अंदर, वो हमें लड़ाई-वड़ाई के बारे में बताया गया था। वो अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। यानी बस कुछ ही इतनी जल्दी-जल्दी टाइम बीता है ना कि क्या बताया जाए। सच कहें तो इतने कम टाइम में फेंगयुआन का इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनना और अपने आप को इतना डेवलप कर लेना, ये काफ़ी बड़ी बात थी। वहीं दूसरी तरफ 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर याओ हुआंग और फेंग जिनजे
जैसे बड़े नाम ऑलरेडी कई सालों से अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे थे। उनके पास लाखों इमॉर्टल एसेंस स्टोन थे, ऊपर से प्राइसलेस इमॉर्टल मटेरियल्स भी थे। उनके इमॉर्टल प्रेमेसी वर्ल्ड हर साल इतने रिसोर्स प्रोड्यूस करते थे कि लिटरली माउंटेन बन जाए। उनके दिए गए रिसोर्स ट्रेजरी हेवन के मार्केट को भी हेवनली इम्पैक्ट कर सकते थे, बहुत ज़्यादा गंदा वाला इम्पैक्ट, क्योंकि बहुत तगड़े-तगड़े आइटम थे इनके पास। इन शॉर्ट ये सब लोग रियल पावर हाउस थे। चाहे बैटल में हो, चाहे पैसा हो, चाहे कनेक्शन हो, चाहे स्टेटस हो, सब में भाई टॉप नॉच बंदे थे ये। फेंगयुआन तो भाई उनके सामने फ़िलहाल अभी कोई मैच नहीं था। रिवर्स मिस फॉर्च्यून के बाद जो नेक्स्ट आइटम आया वो एक रैंक 7 इमॉर्टल गू था जिसका नाम था ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूइस। इस गू की एबिलिटी काफ़ी मतलब मिथिकल थी। ये डायरेक्टली इमॉर्टल प्राइमेसी की कैलेमिटीज़ और ट्रबुलेशन को टारगेट करता था। जैसे सबको पता है जब भी कोई गू इमॉर्टल ट्रबुलेशन फेस करता है तो उसकी बॉडी पे दाव मार्क्स बढ़ते हैं, जिससे उसकी कल्टीवेशन लेवल प्रोग्रेस करती है। ये बेसिक नॉलेज है गू इमॉर्टल कल्टीवेशन का। ये ब्लेसिंग इन डिस्गुइस इमॉर्टल गो इसी पॉइंट को टारगेट करता है। इस गो का यूज़ करने के बाद जब गो इमॉर्टल अपनी ट्रिबुलेशन कंप्लीट करेगा तो उसके दाव मार्क्स डबल हो जाएंगे, जितने पहले मिलते थे उससे डबल हो जाएंगे। ये नंबर लिटरली एकदम टेरिफाइंग था। एक ट्रिबुलेशन का रिवॉर्ड इतना मिलता था जितना नॉर्मली 2 ट्रिबुलेशन के बाद मिलता है। लेकिन इस गो का एक ड्रॉबैक भी था, यानी दिक्कत थी। ये ट्रिबुलेशन के स्टार्ट से पहले ही एक्टिवेट करना पड़ता है और सिर्फ तब तक चलता है जब तक कैलेमिटीज़ और ट्रिबुलेशन चल रही हो। और इस गू का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि ट्रिबुलेशन की स्ट्रेंथ 30 से 40% तक बढ़ जाती है, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनल पावर। यानी अगर तुम्हारी 100% पावर से ट्रिबुलेशन आया तो 140 हो जाएगी, है ना? ये वीकनेस थोड़ा-सा मूड डाउन करता है गो इमॉर्टल्स का, पर फिर भी मतलब इतना सह लेते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बंदा हो तो सह लेगा और उसको रोक मतलब खरीदने से रोक तो नहीं पाएगा, क्योंकि है बहुत तगड़ी चीज़ ये। सोचो एक ट्रिबुलेशन से अगर तुम्हारा 20% प्रोग्रेस हो रहा है, तुम्हें अगर रैंक 7 जाना है तो करीबन अगर तुम्हें 4 ट्रिबुलेशन झेलने हैं और एक ट्रिबुलेशन से तुम्हें 20-25% फ़ायदा हो रहा है, 25% हो रहा है तो वो 50 हो जाएगा। यानी 4 की जगह 2 ही ट्रिबुलेशन में तुम रैंक 7 पहुँच जाओ, क्या पता, है ना? तो इतना बढ़िया चीज़ है ये। ट्रिबुलेशन का 40% ज़्यादा डेंजर इन रिटर्न डबल डाउ मार्क्स फॉर कॉन्फिडेंट एक्सपर्ट, यानी जो है मतलब है जिसमें भाई दम वो तो कर ही लेगा। इसलिए एक और टेरिफाइंग ऑक्शन सीन अनफोल्ड हुआ। क्वीन बाइशंग जो खुद एक मेटल पाथ गो इमॉर्टल था, उसने तो सीधा रैंक 7 मेटल पाथ इमॉर्टल गो को बेस बिड बना दिया। एंड में हेवनली लॉर्ड बाइजू ने फोरहेड पे एकदम पसीने ले आया, पर अपने कॉम्पिटिटर को बीट करके ये गु जीत ही लिया बंदे ने। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने जीता था। उसके बाद जो आइटम आए उन्होंने भी एक-एक के बाद एक सबको शॉक कर दिया। फॉर्च्यून एनकाउंटर इमॉर्टल गो, जिससे खुद गु इमॉर्टल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होंगी। लक खुद आएगा भाई क्या आगे। पुनीत सुपरस्टार की बात नहीं सुनी है? मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, होगा तो आएगा। तो अगर ये चीज़ तुम्हारे पास होगी ना तो पक्का। होगा भी नहीं ना तो भी आएगा तुम्हारे पास। फिर इमॉर्टल वो आए जो 5 मेन स्ट्रीम पाथ के थे, जैसे मेटल, वुड, फायर, वाटर, ऐसे-ऐसे अर्थ वाले आ गए, जो इमॉर्टल्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और एक और यूनिक गो भी यहाँ पे आया था, लक डिडक्शन इमॉर्टल गो, जो लक पाथ और विज़डम पाथ दोनों में काम करता था। इससे बंदा अपनी लक को यूज़ करके फॉर्च्यून डेंजर्स में या अपॉर्च्युनिटीज़ को गेस लगा सकता था, लेकिन ड्रॉबैक भी होगा। और एक और था लक मतलब सप्रेशन इमॉर्टल गो, जो किसी और गो के थ्रू लक को लॉस होने से प्रोटेक्ट करता था। ये सब इमॉर्टल गो क्लियरली लक पाथ टू इनहेरिटेंस के एसेंस थे। सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि इंसेन यूज़फुल थे। लेकिन ये सारे गो आखिर में या हुआंग, फेंगजीजे और भी जैसे उनके जैसे रैंक 8 वाले बंदे होते हैं ना, वैसे टाइप के पास चले गए। ये एक्सपेक्टेड था पहले से। फेंगयुआन तो इंटरफेयर करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई मेटल पाथ इमॉर्टल गो ही नहीं था। और ये शायद मेटल पाथ ही बंदा माँग रहा है ज़्यादातर, जिसके पास ये सारे गो हैं ना एसेंस वाले, तो मेटल पाथ माँग रहा था, तो उसके पास है ही नहीं। ये बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन थी। बाकी जो रैंक 6 गु इमॉर्टल और मोस्टली रैंक 7 थे, वो भी फेंगयुआन की तरह बस स्पेक्टेटर्स ही बने रह गए थे। ऑक्शन आइटम्स की प्राइस नए-नए रिकॉर्ड सेट किए, जो 2 इमॉर्टल गु फेंगयुआन ने बेचे थे, उनके रिकॉर्ड्स भी टॉप 10 से आउट ऑफ हो गए, यानी समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा तो खतरनाक वर्ल्डली वेव ट्रेस गु और डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन, ये दोनों गु कितना ऊपर गए थे सोचो। ये वाले गु इतना नीचे गिर गए, इतना प्राइस इनका मतलब था तो इतना ऊपर, लेकिन सोचो ये आउट ऑफ द लिस्ट हो गए। इनका सीन तो बिल गेट्स जैसा हो गया, जो कहाँ नंबर 1 पे था और कहाँ टॉप 10 की लिस्ट से ही बाहर हो गया। क्वीन बाइचेंग कहता है नेक्स्ट आइटम इस ऑक्शन का फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। उसकी बात सुनते ही सब गो इमोटल्स का अटेंशन तुरंत उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। सब अपने-अपने माइंड में गेस कर रहे थे कि अब क्या इमोर्टल गो आने वाला है। तभी स्टेज पे मा होंगयुन और ज़ाओ लियान्युन दोनों भाई बेहोश स्टेट में अपीयर हुए।
क्वीन बाईशेंग कहता है, प्लीज़ पैनिक मत करिए। मुझे लगता है काफ़ी गो इमोर्टल्स मतलब ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे। हाँ, ये वही 2 लोग हैं जो पहले लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस के प्रोटेक्शन में थे। ये लड़की है ज़ाओ लियान्युन। छोटी एज से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थी। इंपीरियल कोर्ट बेस्टलैंड की क्रूशियल बैटल का हिस्सा ये रह चुकी है। चाहे ये ट्रू इनहेरिटर नहीं थी, फिर भी लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस के लाइट लैंप में से उसने काफ़ी बेनिफिट्स लिए थे। एक पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस इसको भी मिला था। और ये जो लड़का है, इसका नाम है मा होंग यून, एक लौता बंदा जो ऑफिशियली लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस का रियल इनहेरिटर माना गया है। ना सिर्फ ये इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के बैटल में था, बल्कि इस पे तो फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल गो भी यूज हो चुका है। जैसे ही उसने ये बोला, हॉल में भाई सुनामी सी आ गई। सबके रिएक्शन तो मुंह फाड़ने वाले देखने लायक थे। काउंटलेस भाई हीटेड गेस डायरेक्टली मा होंग यून की तरफ फिक्स हो गई थी। गो इमॉर्टल कहता है यहाँ पे, मैंने सुना ना, मैंने सही सुना ना, रियली फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल गो। दूसरा बंदा कहता है फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो, ये तो जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल का ट्रम्प कार्ड गो था। हिस्ट्री में रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन र्यूमर्स है कि इसकी क्रेजी लेवल की जो तारीफ होती है ना, क्या बताएं। तीसरा इमॉर्टल बंदा कहता है, लेकिन ये फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल गो तो कंज्यूमेबल गो था ना, यानी एक ही बार यूज हो सकता है। चौथा कहता है, अगर ये सच है तो रैंक 8 फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन, तो क्या ब्रदर क्विन रैंक 6 लक इंस्पेक्शन गू से इसकी कंफर्मेशन चेक कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो कह रहा है कि अगर इस बंदे के ऊपर ये फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू यूज हो चुका है, तो इसका मतलब इसका लक तो भाई इतना खतरनाक होगा जैसे एवरेस्ट माउंटेन, है ना, इतना ऊंचा, इतना खतरनाक होगा। तो इसके चेक कर लो ना, लक इंस्पेक्शन गू से चेक कर लो, इसको पता चल जाएगा कि यूज हुआ है कि नहीं, सच है कि नहीं। क्विन बाइशेंग मुस्कुराया और कहता है, ट्रू इनहेरिटेंस को अंदर जो इन्फो मुझे मिली है ना, उसके अकॉर्डिंग जब तक रैंक 8 लक इंस्पेक्शन इमॉर्टल गो ना हो, कोई भी फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन का असली रूप नहीं देख सकता। रैंक 8 से नीचे के लक इंस्पेक्शन गो सिर्फ उसका थोड़ा सा पार्ट ही देख पाते हैं, वो भी तब जब सामने वाला कोई कंसीलमेंट मेथड यूज ना करे। और फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने ऑलरेडी रैंक 6 लक इंस्पेक्शन इमॉर्टल गो का यूज करके फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन के कुछ क्लूज निकाले हैं। और मैं इतना तो श्योर क्यों हूँ कि मा होंग्युन पे इमॉर्टल गो यूज हुआ है, इसका रीजन ये है कि मैंने इन दोनों की सोल सर्च की थी। सोल सर्च की थी, यानी फेंगीवान तो गया। क्वीन वाइशेंग ने कंटिन्यू करा, अगर तुम इनमें से किसी को मतलब किसी एक को खरीदते हो और सोल सर्चिंग करते हो, तो तुम्हें इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड के अंदर क्या हुआ था सब पता चल जाएगा। तुम खुद देख लोगे कि मैं सच कह रहा हूँ। साथ ही इन दोनों ने लक पाथ टू इनहेरिटेंस का काफी बड़ा हिस्सा इनहेरिट किया है। जब तुम लोग सोल सर्च करोगे, तो तुम ये भी जान जाओगे कि इनहेरिटेंस में इन्होंने क्या क्या सीखा था। ये बोल के क्वीन बाईशेंग थोड़ा सा रुक गया और फिर एक टेम्पटेटिंग टोन में बोला, और एक बैड न्यूज़ है, सबको मैं पहले बता दूं, लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस डेफिनेटली इनकम्प्लीट है। इसमें फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल गू रेसिपी नहीं है। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है, इनहेरिटेंस डिटेल के अंदर एक मेथड है जिससे तुम फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को वापस ले सकते हो। उसे फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू को रिवर्स रिफाइन करके ओरिजिनल इमॉर्टल गू हासिल किया जा सकता है। बस इस रिफाइनमेंट प्रोसेस का मेन मटेरियल होगा ये एक लड़का जिसका नाम है मा होंगयुन, यानी यही बंदा है जिसकी वजह से फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को आ सकता है। इसको ही रिफाइन कर दो। ये ये वो नहीं लग रहा जैसे फेंगीवान ने दो बंदों को, मतलब दो लड़के थे लड़की, पता नहीं किनको पकौड़ा बना दिया था, तल दिया था भाई ने। जैसे ही उसने ये बोला ज़्यादा गू मास्टर, तो उनकी जो आँखें थी भाई चमक गई एकदम। जितने भी गू मास्टर, जितने भी गू इमॉर्टल थे ना, सब एकदम भाई क्या बोले, लिटरली एकदम भाई जैसे होता है ना कि सामने कोई बेहतरीन चीज़ रखी हो, मुँह से लार टपक रही है। ऐसा सीन हो गया था देखने में तो। ग्रीड तो आँखों में चमक रहा था, शकल देख के बता दे बंदा कि ये तो लालच आ रहा है इसके मन में। क्वीन बाईशेंग के लिप्स कर्ल हुए। उसने एक कॉन्फिडेंट स्माइल दिया। मुझे लगता है ये दोनों यंगस्टर लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस का असली एसेंस दिखाते हैं। मैं इनके लिए कोई बेस प्राइस नहीं सेट करूंगा क्योंकि ये इमॉर्टल गू नहीं है। तुम चाहो तो इनमें से किसी एक पे बिड कर सकते हो या फिर दोनों पे। बिडिंग अभी स्टार्ट होती है, बेस प्राइस नहीं है। तो फिर ऑफर करता हूँ 300 इमॉर्टल एसेंस स्टोन। हॉल के अंदर किसी ने जोर से चिल्ला के बोला था। दूसरा कहता है 30,000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन। फेंग जीजे ने एकदम कोल्ड लुक में स्ट्रॉन्ग टोन के साथ डायरेक्ट बिड करा था। लेकिन ये प्राइस भी दूसरे एक्सपर्ट का जो एनर्जी थी उसे रोक नहीं पाया। बस कुछ बॉटम टायर गो इमॉर्टल ही कंपटीशन से बाहर हो गए ये सुनते ही। बाकी के तो सारे इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए। या हुआंग ईस्टर्न सी का गो इमॉर्टल, 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर, ओल्ड
एंसेक्टर, शूहू और हेवनली लॉर्ड बाइजू सब बिडिंग में लग गए भाई। सुपर फोर्सेस तो भाई रिप्रेजेंटेटिव थे ही इतने खतरनाक अपने पीछे दिखाने वाले कि हम देखो कहाँ से आता है, इतनी सुपर पावर है हमारे पास। तो वो सारे लोग भी घुस गए कि भाई अब हमें चाहिए। प्राइस लाइटनिंग स्पीड से स्काई रॉकेट होने लगा। फेंग युआन ने अंदर ही अंदर एक लंबी सी सांस ली। उसकी फाइनेंशियल पावर इतने बड़े प्लेयर्स के सामने एक छोटी सी चींटी जैसी थी। जब तक वो अपने सारे गु इमोर्टल कैप्टिविस्ट को लाइन पे ना लगा दे उसके पास कोई चांस ही नहीं था। लेकिन फेंग युआन ऐसा नहीं करने वाला था। वो ऑलरेडी स्ट्रेंथ पाथ में चल रहा था और फॉर्चून में टाइम पाथ में एंटर करने का प्लान था। मतलब फॉर जो ये होता है ना फ्यूचर में फॉर्चून कह दिया, मतलब ये जो अगर गु मिल जाता उसको फॉर्चून वाला जैसे रिवर्स वाला मिल जाता तो कितना बढ़िया होता। और उसका फ्यूचर भी यही था कि एक तरीके से वो टाइम पाथ इमॉर्टल गु बने, साथ में ये सारे गु का यूज़ करके अपनी वो जो दिक्कत आती है ना स्प्रिंग ऑटम सिगाडा वाली, उसको जैसे-तैसे ठीक कर दे। इसलिए वो उसका ज़्यादा प्लान चल रहा था कि वो कैसे भी टाइम पाथ में शिफ्ट कर जाए। उसका लक पाथ से कोई लेना-देना नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड के इंसिडेंट का मेन कम्प मतलब मेल क कल्प्रिट तो भाई अपना फेंग युआन है। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि क्या पता वो उसने शक्ल देख ली हो सकता है। लेकिन अभी तो भाई ने भेस बदला हुआ है। और यहाँ पे भाई अपने 2 हाथों में, ये मत सोचना यहाँ पे 6 हाथों में, तुमने थंबनेल में भी देखा होगा उसके 2 ही हाथ थे, वो कुर्सी पे बैठा था और देख रहा था सामने, है ना? वो अपने सीक्रेट रूम के अंदर। तो इसमें भी इसके 2 ही हाथ है, ये अपने 6 हाथों के साथ नहीं आया क्योंकि शायद हो सकता है 6 हाथों के साथ आए तो बंदा पहचान जाए। हो सकता है 6 नहीं 8 हाथ, 8 हाथों के साथ। माओ ज़ाओ ने ज़्यादा उसने मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस किया था कि ऑलरेडी वो काफ़ी इनसाइड इन्फो उनको पता है, उन्होंने इतना कुछ एक्सपीरियंस करा है यहाँ पे अंदर का सीन, तो उन्हें बहुत कुछ पता है। लक पाथ टू इनहेरिटेंस के इन्फो और फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल गू का रिवर्स रिफाइनमेंट का मेथड, ये सब डेफिनिटली बहुत ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल गू रैंक 8 का था और फेंग युआन अभी सिर्फ रैंक 6 का था। वो उस गू को रिफाइन ही नहीं कर सकता, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उस लेवल का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। और मान लो समहाउ वो सक्सीड भी कर लेता, तब भी उसमें वो गु सँभाल के रखने की एबिलिटी ही नहीं होती। सही बात है। मा होंगजिन और ज़ाओ लियान उनकी बिडिंग काफ़ी देर तक चली, पूरे 1 घंटे तक आस-पास चलती रही और फाइनली 2 अनइमेजिनेबल प्राइस हाईएस्ट बिडिंग पोज़ीशन पे आ गए। इस ऑक्शन के रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल तक पहुँच गए थे। सेकंड हाईएस्ट बिडर था फेंग जीजे जिसने ज़ाओ लियान को जीता था। और जो मा होंगजिन को ले गया था वो था रैंक 8 का सुपर एक्सपर्ट ओल्ड इंस्ट्रक्टर शू हू। ये भी शायद रिफाइनमेंट पाथ का बंदा है। स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड का लीडर था ये बंदा, तभी तो डेमोनिक पाथ का नंबर 1 बंदा। ऑक्शन के एंड में उसने अपना असली रूप दिखाया था। इसके पहले वो टोटली साइलेंट था। वो कुछ मतलब बिड नहीं कर रहा था, कुछ बाय नहीं कर रहा था, लेकिन एंड में भाई ने आते ही ये बंदा ना शायद इसी चीज़ के लिए आया था, इसलिए एकदम एंड में कूदा और सब ले गया। काफ़ी गोई इमॉर्टल्स स्पेशली सुपर फोर्स के रिप्रेजेंट जितने भी रिप्रेजेंट करे थे, जैसे जुआंग जुआंग कह रहा हूँ, हुआंग जिन फैमिली जो है ब्लड लाइन उसकी, उसके भी थे। वो तो सिर्फ देखते रहना पड़ गया उनको क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाए। जब मा होंगे डेमोनिक पाथ के हाथों में चला गया तो कुछ नहीं कर पाए। और या हुआंग ने भी एक ठंडी सी सांस ली, उसने पहले ही काफ़ी चीज़ें खरीद ली थी और अपना मेजर वेल्थ खर्च कर दिया था। फाइनल मोमेंट में वो ओल्ड इंसेक्टर शू हू से हार गया था। या हुआंग कहता है पर थैंकफुली ज़ाओ लियानुन अभी भी हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स के राइटियस पाथ के पास ही है। हुआंग जिन ब्लडलाइन वाले गुइमोटस आपस में यही बोल के खुद को समझा रहे थे कि एटलीस्ट वो नॉर्थर्न प्लेन्स से तो बाहर नहीं गई। लेकिन जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि स्वॉर्ड मास्टर यूलान के पास प्रिंस फेंगशियान के मतलब वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है असल में वो मतलब स्वॉर्ड मास्टर यूलान ही नहीं है। वो असली नाम उसका है पेंग ज्यूजे जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट का बंदा है। तो यहाँ पे एक लड़की को तो यहाँ से वो ले जा रहा है। और आयरनी वाली बात ये मान लो कि जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने अपने जीवन में लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस को एक बड़े सीक्रेट के रूप में संभाल के रखा था। उसके ऊपर काफ़ी प्रोटेक्शन लेयर लगाई थी और सोचा था कि कंप्लीट वर्जन को सिर्फ अपने डिसेंडेंट को ही पास करेगा। लेकिन एंड में क्या हुआ, लव पाथ टू इनहेरिटेंस इनकम्प्लीट हो गया, अलग अलग पार्ट्स में टूट गया और पूरा का पूरा वर्ल्ड उसमें एकदम सर्कुलेट हो गया, घुस गया, किसी के पास गया, किसी के पास नहीं गया, कुछ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इनहेरिटर थे वो तो भाई उनके हाथ में चले गए जो जुआंग कहता हूँ पता नहीं, हुआंग जिन ब्लड लाइन के थे ही नहीं। यानी गलत हो गया भाई तुम्हारे साथ बंदर जी। अब जो मेन ऑक्शन था वो खत्म हो चुका था। अब सब लोग 2 घंटे के ब्रेक ले सकते थे। ऑक्शन हॉल के अंदर फ्रीली घूम सकते थे। 2 घंटे बाद ओपन ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी। क्वीन बाईशेंग ने अनाउंस किया और स्टेज से उतर गया। वो काफ़ी थक चुका था पूरे ऑक्शन का होस्ट रहने के बाद, स्पेशली जब उसने लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस का मेन पार्ट ऑक्शन किया था क्योंकि उसमें खुद का फ़ायदा था। तो उसने पूरी प्लानिंग के साथ काफ़ी मैनिपुलेशन भी किया था।
इवन दो काफ़ी सारे हिंट्स थे, ज़्यादातर गो इमोर्टल्स को शक भी हुआ था, लेकिन प्रॉफ़िट इतना बड़ा था कि क्वीन बाईशेंग ने रिस्क लेने का मतलब ठीक समझा था कि रिस्क ले लो। क्वीन बाईशेंग सोचता है, जैसे ही ये ऑक्शन खत्म होगा, मैं गायब हो जाऊँगा, दुनिया से छुप जाऊँगा, फिर लगभग 1 सेंचुरी तक अपने गेम्स मैनेज करके मैं वर्ल्ड में फ्रीली ट्रैवल करूँगा। ये ऑक्शन का सबसे बड़ा विनर यही था। इतना ज़्यादा इमॉर्टल मटेरियल्स मिला कि उसे लिटरली एक माउंटेन बन सकता था। साथ ही काफ़ी मेटल पाथ इमॉर्टल को भी मिले जो उसके लिए परफेक्टली कम मतलब कैपेटेबल थे। जैसे कहा जाता है कि इंसान पॉइज़न के लिए मरते हैं और मतलब अ, पंछी खाने के लिए पता नहीं ये कैसी लाइन है, पॉइज़न के लिए मरते हैं, पैसों के लिए सॉरी पॉइज़न कह दिया मैंने। मतलब बताना चाह रहा है कि देखो इसमें एक सिंपल सी लाइन बोलो इसमें पता नहीं क्या-क्या लिखा है, मैं सिंपल बताता हूँ कि जो इंसान होता है ना कितना ग्रीडी होता है, मरता है पैसों के लिए, एकदम खाने के लिए, पैसों के लिए, हर चीज़ों के लिए वो मरता है। जब सामने चीज़ आती है ना लालच में अंधा हो जाता है। एक तरीके से होता नहीं है कि कोई अचानक से अमीर बन जाए, तो एकदम से उसमें घमंड आ जाता है, एकदम से उसमें चीज़ें आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जो कि उसका डाउनफॉल का रीज़न बनते हैं। हमें देखने में ना पता चले उसका डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन उसका चल रहा होता है इसलिए। प्रॉफ़िट ही वो चीज़ है जो इंसान का दिल थोड़ा बहुत खुश करती है। गो इमोर्टल्स चाहे कितने भी डिटैच क्यों ना हो जाएँ, कितने भी ऐसे ना दिखें, लेकिन वो सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि मॉर्टल मटेरियल्स उनकी नीड्स फुलफ़िल नहीं कर पाते, इमॉर्टल वाली ही चीज़ें चाहिए होती हैं। लक पाथ टू इनहेरिटेंस का ऑप्शन सुपर प्रॉफ़िटेबल था। इतना हीटेड था कि इवन रैंक 7 एक्सपर्ट क्वीन बाईशेंग को भी अंदर से थोड़ा-सा अनईज़ी फ़ील हुआ था। अब मेन हॉल से डिस्कशन स्टार्ट हो गए। काफ़ी सारे गो इमॉर्टल्स अपने सिंगल रूम से निकल आए और ग्रुप में घुल-मिल कर बात करने लगे। क्वीन बाईशेंग ने 2 घंटे का ब्रेक इसलिए दिया था, ये एक्चुअली रेस्ट टाइम नहीं था, बल्कि सबको इंटरैक्ट करने का मौका देने के लिए था। जो भी ऑक्शन में हुआ था, उन सबको एक-दूसरे के रिसोर्स के बारे में थोड़ा आइडिया मिल गया था। अब अगर किसी को किसी की चीज़ एक्सचेंज करनी हो, तो वो ऑब्वियसली इस बात का फ़ायदा उठा सकता है, बात-वात करके एक्सचेंज कर सकता है। फेंग युआन और ताई बानशेंग अभी-अभी अपने सीक्रेट रूम में ही बैठे थे, मूव नहीं करा था। अनफैमिलियर फेस एक मॉडल किलर मूव था। उन उसका जो इफ़ेक्ट है ना लिमिटेड है, तो वो दोनों काफ़ी मतलब अलर्ट थे कि रिवील ना हो जाए इसलिए बाहर नहीं निकलेंगे। फेंगयुआन थोड़ा-सा रिग्रेट में था कि वो लक पाथ टू इनहेरिटेंस का कुछ भी नहीं ले पाया, स्पेशली मा और ज़ाओ जो इंपीरियल कोर्ट इंसिडेंट का सच जानते थे। उन दोनों को फेंगयुआन डील करना चाहता था, लेकिन स्ट्रेंथ कम थी, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा था, बस देखते रह गया था। थैंकफुली उसने अभी तक अपने गो इमॉर्टल कैप्टिविस्ट नहीं बेचे थे, ओपन ट्रेडिंग अभी भी बाकी थी, उसमें थोड़ा-सा होप था। 2 घंटे बाद क्वीन बाईशेंग फिर से स्टेज पे आया, अनाउंस किया कि ओपन ट्रांज़ैक्शन अब ऑफ़िशियली स्टार्ट हो रही है। फेयरनेस मेंटेन करने के लिए उसने वही मेथड यूज़ करा। गो वॉर्म के थ्रू रैंडमली एक लकी पर्सन सिलेक्ट किया गया जो सबसे पहले स्टेज पे जा सकता है। पहले गो इमॉर्टल ने एक इमॉर्टल मटेरियल निकाला, ब्रोकन वेव, और उसमें डिमांड रखी प्रॉस्पेरिटी सॉइल। यानी एक ओपन ट्रांज़ैक्शन ऐसा मान लो कि जो बंदा है ना, होस्ट की जगह पे खुद ही आके बोलेगा कि देखो ये है मेरा चीज़ और ये लेना है तो मुझे ये दे दो, है ना? खुद जाके। ब्रोकन वेव फ्लावर बड़े रिवर्स में ग्रो होते हैं। ये रेयर मोमेंट में बनते हैं जब वेव्स अपीयर होती है, गायब होती हैं। लाइफ स्पैन छोटी होती है, इसलिए गदर करना मुश्किल होता है। और प्रोस्पेरिटी सॉइल, डायमंड सॉइल, ग्रीन फिस्ट सॉइल, ये सब सुपर वैल्यूएबल होते हैं गो इमॉर्टल्स के लिए, क्योंकि गो इमॉर्टल्स अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में रिसोर्स ग्रो करके कल्टीवेट करते हैं। सॉइल का फर्टिलिटी लेवल बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। प्रोस्पेरिटी सॉइल फ्लावर ग्रो करता है, डायमंड सॉइल मिनरल्स ग्रो करता है, जैसे लोहा हुआ, सिल्वर, ये सब होता है ना, वो सब ग्रो करता है। और ग्रीन फिस्ट सॉइल फर्टिलिटी को होल्ड करके मतलब लैंड्स जैसे एरिया को मतलब होता नहीं है फर्टिलाइजर की तरह काम करता है ग्रीन फिस्ट सॉइल। काफी हुई मोटर्स के पास प्रोस्पेरिटी सॉइल था, उन्होंने तुरंत ही पूछा कि कितना चाहिए। सेलर के पास काफी ज्यादा ब्रोकन वे फ्लावर थे, तो उसने 1500 केजी प्रोस्पेरिटी सॉइल लेने के बाद स्टेज छोड़ दिया। ऑक्शन और ओपन ट्रांजेक्शन में डिफरेंस क्लियर विजिबल था। ऑक्शन में हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं जिसमें बिडर्स एलीट होते हैं। ओपन ट्रांज़ैक्शन में मतलब छोटे-मोटे आइटम्स आते हैं, एंट्री लेवल बड़ा लो होता है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, ये बंदा ब्लेस्ड लैंड बेचेगा तो ये कोई लो आइटम तो नहीं है? फिर भी शायद इसने बचा के रखा है ताकि लोग ओपन ट्रांज़ैक्शन में भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएँ एंड में जब कोई बढ़िया चीज़ ला दे तो। हो सकता है ना ये तरीका। लेकिन ये रूल हमेशा से अप्लाई नहीं होता। कुछ गो इमॉर्टल्स के बाद एक गो इमॉर्टल जिन्होंने अपना आइडेंटिटी हाइड कर रखा था, उन्होंने एक इमॉर्टल को दिखाया और क्वीन बाईशेंग से बोला कि उनकी तरफ मतलब बेचे। ये वही इमॉर्टल गो थी जो पहले ऑक्शन में सेल नहीं हो पाई थी। सेलर ने अपनी डिमांड्स काफ़ी कम कर दी थी।
फिर भी रिक्वेस्ट इमॉर्टल गू के लिए थी, तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हुए। कुछ ने प्राइस कम करने बोला, सेलर ने मना कर दिया और ट्रेड फेल हो गया। इमॉर्टल गू वापस चला गया सेलर के पास। जब फेंगीवान की बारी आई तब तक 30 से ज़्यादा राउंड्स हो चुके थे। यहाँ पे अब अपना क्वीन बाइस्टन कहता है 37 सीक्रेट रूम एक गू इमॉर्टल कैप्टिविस्ट सेल कर रहा है। उसने एक स्लीपिंग क्लाउड कफिंग दिखाया है जिसमें गू इमॉर्टल सोता हुआ है, यानी इसका सोता हुआ शरीर है। पूरा ऑक्शन एकदम से भाई साइलेंट हो गया। समझ ही नहीं आया क्या हुआ। गो इमॉर्टल्स स्लेव ट्रेड सबको पता था, लेकिन इतने ओपनली किसी को स्लेव जैसे बेचना ये तो रेयर था। काफी लोगों के लिए पहला एक्सपीरियंस था। सब डिस्कस करने लगे थे, एक्सप्रेशन अलग अलग आ रहे थे। जब क्वीन बाइशेंग ने फिर से अनाउंस किया तो हल्की हल्की कन्वर्सेशन धीरे धीरे हो गई, नीचे डिटेल मांगी गई। क्वीन बाइशेंग अब यहाँ पे बोलना शुरू करता है। यह गो इमॉर्टल कैप्टिविस्ट शायद कुछ लोगों को पहचान में आए। इनका नाम है लोनर होंगयू, रैंक 6 फायर पाथ गो इमॉर्टल हैं। अभी एक हेवनली ट्रिबुलेशन लेवल का कल्टीवेशन है और ये उसकी ब्लेस्ड लैंड का स्टेटस है। सब देख सकते हैं, उसने इमेज में दिखा दिया। इमेज चेंज हुई, स्टेज पे उसके इमॉर्टल प्राइमेसी का सीन दिखाया गया था। ये ब्लेस्ड लैंड काफी मतलब भरा भरा सा था। दूसरा कहता हाँ, इसने अपने ब्लेस्ड लैंड काफी प्रॉपरली मैनेज किया है, इसलिए पकड़ा गया होगा। क्या क्या सीन हो गया इसके साथ। तीसरा कहता है भूलो मत, जिस गो इमॉर्टल ने इसे पकड़ा उसने ऑलरेडी लूट लिया होगा सब कुछ। चौथा कहता है लक, लेकिन जो फायर पाथ गो इमॉर्टल्स के लिए है, अगर लोनर होंग यू का कल्टीवेशन लो है तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। और बातें चल रही थी। गो इमॉर्टल्स जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो गए थे। फायर पाथ गो इमॉर्टल्स के लिए उनका इमॉर्टल प्रेमेसी गोल्ड था। अगर वो उसकी ब्लेस्ड लैंड स्वालो कर ले तो एक हेवनली ट्रिबुलेशन कोई या आर्थिक कैलेमिटी स्किप कर सकते हैं और कल्टीवेशन लेवल भी बूस्ट हो जाएगा। और अगर किसी मतलब किसी का पाथ डिफरेंट हो तो भी उसकी ब्लेस्ड लैंड ऑक्यूपाई करके एक ट्रेजर लैंड बना सकते हैं जो हमेशा रिसोर्स प्रोड्यूस करता रहेगा। जैसे ही क्वीन बाइशेंग ने सोचा, लोनर होंगयू एक हॉट आइटम बन गया। फेंगयुआन ने अपनी डिमांड्स काफी वाइड रेंज में रखी थी। इमॉर्टल मटेरियल्स का ह्यूज लिस्ट दिया था। किलर मूव्स फ्रॉम स्ट्रेंथ, पॉइजन एंड टाइम और विजडम पाथ में रखे थे। और रेयर गू रेसिपीज मांगी थी। डेसोलेट बीस्ट के कॉप्स भी मांग मतलब बोले थे कि अगर हो तो ये देना, वरना फूड पाथ और विजडम पाथ की इनहेरिटेंस या क्लूज मिले तो भी देना, या टाइम पाथ के क्लूज हो तो वो देना, और बैटल बोन व्हील गू हो तो वो देना, वाइट बोन कैरेट और लाइफ स्पैन गू के रेसिपीज हो तो भी देना। आखिर में 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर ने लोनर होंगयू खरीद लिया था। वो 5 पाथ में कल्टीवेट करता था, मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। तो ऑब्वियसली होंगयू का प्राइमेसी इसके काम का था। इसके बाद नेक्स्ट सेलर आया। ओपन ट्रांजेक्शन के रूल के हिसाब से हर गू इमॉर्टल सिर्फ एक आइटम पर राउंड बेच सकता था, यानी अभी इसके पास 12 कैप्टिविस्ट हैं तो अभी एक ही बिका है। तभी सबके सामने एक फेयर मतलब तभी सबके साथ फेयरनेस होगी ना, और सबके सामने आती हैं चीज़ें। बैंक्समैन बिल्कुल चिल था, पेशेंटली वेट कर रहा था। कुछ राउंड्स के बाद उसने अपने आधे से ज़्यादा गो इमॉर्टल कैप्टिविस्ट बेच दिए। ना सिर्फ उसने लांग या लैंड स्पीड की चेकलिस्ट कंप्लीट करी, बल्कि उसके पास एक्स्ट्रा भी बच गया था। बोनस में भी उसके एक डेसोलेट बीस्ट बैट का कॉप्स भी मिल गया था। इस दौरान उसने देखा कि वो अकेला नहीं था जो गो इमॉर्टल्स कैप्टिविस्ट बेच रहा था। ओल्ड एंसेक्टर शूहू और हेवनली लॉर्ड बाइजू भी ओपनली बेच रहे थे। एक ईस्टर्न सी गो इमॉर्टल ने 3 इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज बेच दी थी, जिससे यिन लुई गोंग और ड्रैगन कमांडर ये चार थोड़े मतलब खफा हो गए थे कि भाई इस बंदे ने बेच दी। लेकिन एंड में या हुआंग ने हैप्पीली वो ज़ॉम्बी बाय कर लिए थे। ये देखकर फैंग युआन थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करने लगा था। लांग या लैंड स्पीड इकलौता कैपेबल हंटर नहीं था यहाँ पे, और भी लोगों ने हंट किया था। जितना भी एक्सीलेंट हो, दुनिया में हमेशा कोई और ज़्यादा बेटर तो होता ही है। इस दौरान फैंग युआन ने अपने रूम हर बार चेंज किया ताकि उसका ट्रेस ना मिले। उसने सक्सेसफुली हाइड किया। वो ही मोस्ट गो इमॉर्टल्स कैप्टिविस्ट का सेलर था, इसलिए वो अपना हाइड कर रहा था आइडेंटिटी, और सबको ऐसा लग रहा था कि अलग अलग जगह से बेचा जा रहा है। असल में अलग अलग जगह पर फेंग युआन ही था, अलग अलग रूम में। थोड़ा थोड़ा करके काफी गो इमॉर्टल्स ट्रेडिंग से हट गए, सिर्फ देखने लगे। ज्यादातर ने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए थे। जो गो इमॉर्टल्स बचे थे उनका माल और भी रेयर और वैल्यूएबल हो गया था। बाय द 9th राउंड कुछ लोग ऑक्शन हॉल से जाने भी लगे थे। जब फेंगयुआ ने सोचा कि अब लास्ट कैप्टिविस्ट भी इजीली सेल हो जाएगा, तभी क्वीन बाई शेंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसके हाथ में एक मेजर रिक्वेस्ट आई थी, एक लोन कल्टीवेटर से। उसने जोर से अनाउंस किया, अगला आइटम है इमॉर्टल गू हाउस रेड पेन डिवाइन बोट का कंप्लीट गू रेसिपी और उसका यूज करने का मेथड भी। सेलर चाह रहा है कि उसे कोई भी आइटम मिले जो वुड पाथ कल्टीवेट में हेल्प कर सके। भाई साहब बोट सेल कर रहा है, और बहुत खतरनाक बोट है ये। बंदे सुन के कहते हैं, क्या रेड पैन डिवाइन बोट? दूसरा कहता है, वो लोग इमॉर्टल गू हाउस बेच रहे हैं। तभी एक और बंदा कहता है, अभी बेचने का क्या मतलब है, ऑक्शन तो खत्म होने वाला है। बंदा कहता है, हाँ हाँ हाँ, जो लोग पहले निकल गए ना, तब तो वो पछता रहे होंगे।
2 अलग-अलग सिंगल रूम में यिन लुई-गोंग और ड्रैगन कमांडर ये चा के चेहरे पे बिल्कुल एकदम बिगड़ते हुए चेहरे दिखने लगे। ज़ॉम्बी अलायंस फुल ट्राई कर रही थी उस गू इमॉर्टल को ढूँढने और एलिमिनेट करने के जो रेड फैन डिवाइन बोर्ड का रेसिपी बेच रहा था। लेकिन वो लोन कल्टीवेटर इतना स्मार्ट था और इतनी अच्छी ट्रेडिंग हाइडिंग स्किल करी कि उसके पास क्या बताएँ। उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था कि अटैक करने का और ऑक्शन के दौरान वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे। सिर्फ हाई प्राइस ऑफर करके उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो बंदा ऑक्शन की हाइप में आ गया था। थोड़ा मतलब ग्रीडी हो गया था ना, क्योंकि उसने इतना कुछ देखा कि भाई इतने-इतने ज़्यादा चीज़ें फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे लोगों का। वो भी थोड़ा ग्रीड में आके उसने भी हाई चीज़ें कर दी होंगी, मतलब डिमांड करी होगी। और वो फिर और ज़्यादा प्राइस डिमांड करने लगा। ज़ॉम्बी अलायंस को थ्रेटन भी किया था और फाइनली बस थोड़ी देर पहले उनका डिटेल कर रहा हूँ, डील फेल हो गया और उसी टाइम लोन कल्टीवेटर ने सीधा रेड फेन डिवाइन वुड रेसिपी को पब्लिक सेल पे डाल दिया। हैं, बंदा कहता है, मैं 6000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन और 1500 किलो रेड रिफाइनमेंट मेटल दूंगा और कुछ लेने के लिए, मतलब सब कुछ लेने के लिए। दूसरा कहता है, इमॉर्टल फार्मर सॉइल चाहिए ना, मेरे पास 4000 किलो इमॉर्टल फार्मर सॉइल है, पूरा एक्सचेंज करके रेडी हूँ रेड फेन डिवाइन बोर्ड के लिए। और बंदे कहते हैं, लोग पागल हो गए, ब्रदर क्विंग ने क्लियरली बोला है कि सेलर को वुड पाथ रिसोर्स चाहिए, मेरे पास भी जेड फैलन ग्रास है, चाहिए क्या? कोई और कहता है, जेड फैलन ग्रास हो तो क्या हुआ, मेरे पास तो इंस्टेंट रूट्स हैं। और फिर क्या था, पूरे हॉल के अंदर बस यही सब चलने लगा। सबके इमोशंस हाई हो गए थे। सुपर फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव और रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट का तक बिडिंग भी जंप कर गए थे, वो भी चाहते थे ये सब। ज़ॉम्बी अलायंस के दोनों लीडर्स भाई एकदम मुँह बन गया उनका, लेकिन उन्हें उन्हें भी कम्पीट करना पड़ा। अब तो लग ही नहीं रहा था कि ये ओपन ट्रांज़ैक्शन है, पूरा बैटलफ़ील्ड बन गया था, जैसे ऑक्शन का इंटरेस्ट राउंड चल रहा हो। बस इसी से समझ आ रहा था कि रेड फेन डिवाइन बोट रेसिपी की वैल्यू कितनी क्रेज़ी है। एक बंदा कहता है, मैं एक वुड पाथ इमॉर्टल गू देने के लिए रेडी हूँ, रेड फेन डिवाइन बोट रेसिपी के बदले। सुपरपोज़ मैंग ट्राइब का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे चिल्ला के कह रहा था कि इमॉर्टल गू दे दूँगा, बदले में दे दो रेसिपी। दूसरा बंदा कहता है, मेरे युआन ट्राइब के पास भी वुड पाथ इमॉर्टल गू है और हम उसके साथ 300 ट्रू मार्शल काप्स भी ऐड करेंगे। युआन रैंगज़ुन की आवाज़ भी गूंज गई हॉल के अंदर। ये युआन रैंगज़ेंग था जो चिल्ला रहा था। रेड फैन डिवाइन बोट रेसिपी उनके लिए इतनी बढ़िया थी कि क्या बताएँ, वो इतनी रेयर, मतलब सब चाह रहे थे यार ये। अगला बंदा कहता है, तुम अगर ये रेसिपी ज़ॉम्बी अलायंस को लेने दो, तो मैं यिन लुई गोंग अपनी रेपुटेशन की कसम खाता हूँ, इस रेसिपी को ज़रूर रीसेल करूँगा। यिन लुई गोंग ने एकदम कोल्ड लुक के साथ ये टोन में बोला था। अगला कहता है, मैं या हुआंग इस बात को प्रूफ देने को तैयार हूँ। कुछ सेकंड्स बाद या हुआंग की आवाज़ आई और उसके वर्ड्स ने सिचुएशन को और भी हेटेड बना दिया। बंदा कहता है, हाँ, मेरे पास एक विज़डम पाथ इमॉर्टल गू है, अनरेवल मिस्ट्री, जो किसी भी इनहेरिटेंस को ट्रेस करके डिड्यूस कर सकता है। मैं उसके साथ लिंगज़ाई लिक्विड के 3 बड़े वाट्स भी दूँगा, यानी एक तरीके से जग माँग लो, जग के अंदर। हेवेनली लॉर्ड बाइज़ू ने भी शाउट करके चिल्लाया था ये जग वाला सीन। और फिर तो क्या हुआ, सब लोग चिल्लाने लग गए, पूरा सीन तो भाई टोटल केओस में बदल गया था। फेंगीमान का दिल ज़ोर से धड़कने लगा, उसकी आँखों में चमक आ गई, एकदम तेज़ लाइट जैसी। और अगर उसने सही सुना था तो वो अनरेवल मिस्ट्री इमॉर्टल गू ही था और वो सुन के एकदम हिल गया था। वो कहता है, क्या? अनरेवल मिस्ट्री इमॉर्टल गू? राइट, मैंने सही सुना है? कुछ तो खतरनाक गू है। वैसे तो हमें इसके बारे में बताया गया है कि ये किसी भी इनहेरिटेंस को ढूँढ सकता है, मतलब डिड्यूस कर सकता है, क्लूज़ को फाइंड कर सकता है। क्लूज़ के बेस पे कुछ भी डिड्यूस कर सकता है ये इनहेरिटेंस के बारे में। तो फेंगयुआन ने सुन के एकदम हिल गया था, शायद उसे ये गू चाहिए, अनरेवल मिस्ट्री इमॉर्टल गू। लेकिन ये गू सेल करने नहीं आया, ये गू के बदले रेड फैन डिवाइन बोर्ड बेची जा रही है। तो अगर फेंगयुआन को शायद ये वाला गू चाहिए, अनरेवल मिस्ट्री इमॉर्टल गू, तो उसे पहले रेड फैन डिवाइन बोर्ड लेनी पड़ेगी, फिर उस बंदे के पास जाना पड़ेगा जो बिड में ये गू देने को तैयार था। बोलना पड़ेगा कि चलो मैंने रेड फैन डिवाइन बोर्ड ले ली, लेकिन मैं इसको तुम्हें दे दूँगा, बदले में तुम मुझे वही वाला गू दे दो जो उस टाइम पे तुम बिड कर रहे थे, अनरेवल मिस्ट्री इमॉर्टल गू। ये सब सुनने के बाद फेंगयुआन ने बस उस नाम को रिपीट करा, अनरेवल मिस्ट्री इमॉर्टल गो, अनरेवल मिस्ट्री इमॉर्टल गो। उसने धीरे से बोला, उसकी उंगली की सीट के हैंडल पे टैप कर रही थी। हल्की सी आवाज़ हो रही थी। ऑक्शन हॉल में हर तरफ से बिडिंग आवाज़ें आ रही थी। ऑक्शन के एंड में जब रेड फैन डिवाइन बोर्ड जैसे मैसिव ट्रेजर का रेसिपी सामने आया, ये धमाकेदार सरप्राइज था। नॉर्मल लोन कल्टीवेटर के लिए ये तो भाई कम्पीट करना मुश्किल था यहाँ पे। सिर्फ सुपर फोर्स वाले रैंक 7 जैसे इमॉर्टल या रैंक 8 वाले बंदे ही कर पा रहे थे, वही एलिजिबल थे इसमें। और स्पेशली सुपर फोर्स के लिए इमॉर्टल गू हाउस का अट्रैक्शन तो क्रेजी लेवल की चीज़ थी। प्राइस सुपर स्पीड से एकदम ऊपर जा रही थी, जल्दी से एकदम ऊपर चढ़ा जा रहा था। भले ही ये ओपन ट्रांजैक्शन था, पर सब बंदे लूटने जैसे एकदम टूट पड़े थे। सब एकदम पागल हो गए थे, सबका माइंड बस ये चिल्ला रहा था, इसको ले लो। क्वीन बादशाह कहता है, हैं? उसने बेटर से स्माइल दिया।
रूल्स उसने खुद बनाए थे, पर जब एक्सपर्ट फुल वॉल्यूम में चिल्लाने लगे तो उसने बस साइड में खड़े होकर सीन को देखा। अब रूल्स की बात करना मतलब इन सुपर पावर हाउस के सामने उनको ऑफेंड कर देना। सेलर कहता है, देखा, ये होती है रेड फैन डिवाइन बोट रेसिपी की वैल्यू। तुम्हारी ज़ॉम्बी अलायंस तो फुल चीप निकली। वो सेलर फुल एटीट्यूड में आया था और ज़ॉम्बी अलायंस के दोनों लीडर को ये मैसेज भेज दिया था। ड्रैगन कमांडर येचे का चेहरा तो तुरंत ही डार्क हो गया। यिन लुई गोंग ने बस एक हेल्पलेस वाला साइन दिया। उस प्राइस को देखते ही समझ गया कि ये ऑलरेडी ज़ॉम्बी अलायंस के प्लान्ड बजट से ज़्यादा जा चुका है और ये एंड ही नहीं था, प्राइस अभी भी ऊपर जा रहा था। यिन लुई गोंग एक समझदार बंदा था। उसे फ़ील हो गया था कि अब ये रेसिपी ज़ॉम्बी अलायंस के हाथ नहीं लगने वाली। जब लीडर वापस आएगी, कौन जाने वो कितनी क्लास लेंगी ना, क्योंकि यहाँ से चोरी हो गई और बेक भी दी गई उनके सामने ही। फेंगिवन ने बिडिंग सुनी और क्वाइटली अपने माइंड में कैलकुलेशन शुरू करा। फेंगिवन सोचता हुआ कहता है, मेरे पास अभी 4 गू इमोर्टल्स कैप्टिव्स बचे हैं। उनमें से एक वू हाउ है, जिसे लोग रशिंग थंडर हैंड कहते हैं। वही सिर्फ एक रैंक 7 कैप्टिविस्ट है, बाकी सब तो एक तरीके से रैंक 6 वाले हैं। और कुछ लोग हैं जैसे वुड पाथ के हैं, कल्टीवेट करते हैं। क्लियरली अगर इन चारों को इमॉर्टल कैप्टिविस्ट से हेवनली लॉर्ड बाइजू के अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गू को लेना चाहूँ तो चांस बहुत कम है। हेवनली लॉर्ड बाइजू एक एंस्लेमेंट पाथ का गू इमॉर्टल है, मतलब अलग ही पाथ पे है वो। तो इन क्लियर कैप्टिविस्ट, ये जो 4 कैप्टिविस्ट हैं, इनका अट्रैक्शन उसके लिए काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इमॉर्टल गू एकदम यूनिक होते हैं और अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गू तो स्पेशली काफ़ी यूज़फुल है। अगर रेड फैन डिवाइन बोट रेसिपी का क्रेज़ ना होता तो बाइजू कभी इतना रेयर गू रिवील ही नहीं करता। फेंगयुआन अंदर ही अंदर कहता है, अगर मैं सीधा ट्रेड करने जाऊं तो वो काम नहीं करेगा। जो स्ट्रेंथ 5 इमॉर्टल गू अभी अभी मुझे मिले हैं वो बाइजू के किसी काम के नहीं। अगर मैं क्लैमिटी बैकबोनिंग इमॉर्टल गू दूँ तो मैं एक रैंक 7 के बदले रैंक 6 दे रहा हूँ। टोटल लॉस हो जाएगा। फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल और कनेक्ट लक मेरे लिए मस्ट हैव हैं, उनको मैं कभी ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन फेंगयुआन अनरेवल मिस्ट्री इमॉर्टल गू को छोड़ना भी नहीं चाहता था। अगर इस चांस को मिस कर दिया तो फ्यूचर में चाहे रिसोर्स हो भी तब भी इस गू को वो लेना बहुत सुपर टफ हो जाएगा। टेक्निकली अनरेवल मिस्ट्री इमॉर्टल गू के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी, एक तरीके से उसके लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन उसकी मेमोरीज में एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें इस गू को कोर बनाकर कुछ सप्लीमेंट्री गू के कॉम्बो को यूज़ करके ड्रीम पाथ किलर मूव क्रिएट किया जा सकता था, तभी बंदा मारा जा रहा है। यानी ये गू ज़रूरी नहीं है, इस गू को रेसिपी में ऐड करके कुछ बनाया जा सकता है ना, इसलिए ज़रूरी है। एक ड्रीम पाथ इमॉर्टल किलर मूव। इस टाइम पे 3 वनरेबल्स की प्रॉस्पेरिटी एक तरीके से पूरे 5 रीजन में फेमस हो चुकी थी और ग्रेट ड्रीम रियलम इमॉर्टल वनरेबल के रीजन से सारे सुपर फोर्स और रैंक 8 एक्सपर्ट ड्रीम पाथ पे रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च से रिजल्ट अभी वीक थे, लेकिन ड्रीम रियलम्स दिखने लगे थे। इस लाइफ में फेंगयुआन को 2 ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू के बारे में पता था। एक फेंग जिंग हुआंग के पास था, दूसरा लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन के पास था। हॉनेस्टली लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। फेंग जिंग हुआंग अभी अभी एक इमॉर्टल लड़की थी, लेकिन जो लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन थी अपने ब्लेस्ड लैंड में सो रही थी, ड्रीम रियलम एक्सप्लोर कर रही थी। अब सबको पता था कि ड्रीम पाथ इज द फ्यूचर ऑफ द ट्रेंड, इसलिए ड्रीम पास से रिलेटेड कोई भी आइटम लोग फुली टाइटली गार्ड करते थे। मॉडल वो भी अगर रिफाइन करते तो दुनिया को नहीं दिखाते थे। अगर ड्रीम पाथ का हो तब भी नहीं दिखाते, चाहे वो मॉडल गो ही क्यों ना हो। ड्रीम पाथ का हर एक फोर्स के टॉप सीक्रेट्स बन चुके थे ड्रीम पाथ के लिए। जो लोग गो इमॉर्टल्स बनते वो सब स्मार्ट और शार्प और विजनरी बंदे होते। इतना बड़ा ऑक्शन हो गया फिर भी एक भी ड्रीम पाथ ट्रेजर ऑक्शन में नहीं दिखा। फेंगयुआन को काफी सारे ड्रीम पाथ मॉडल गो के रेसिपी पता थे, पर मॉर्टल गू काम के नहीं थे ड्रीम रियलम एक्सप्लोर करने में, वरना सब बड़े फोर्सेस ऑलरेडी ड्रीम रियलम के अंदर घुस चुके होते। जो रियली यूजफुल थे वो थे ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू। और इंटरेस्टिंग बात ये थी, चाहे अभी के 2 इमॉर्टल गू हों या फॉर्चून के गू, जिनका उसे पता था, सब फीमेल कैरेक्टर के पास ही थे। शायद ये इसलिए था क्योंकि 3 वनरेबल्स प्रोस्पेरी दोनों मेल और फीमेल वनरेबल का मेंशन था, तो इसका मतलब हो सकता है कि ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वनरेबल एक लड़की थी। अभी के लिए फेंगयुआन के पास कोई ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू नहीं था, बट अगर उसके पास एक ड्रीम पाथ इमॉर्टल किलर मूव बन जाए तो वो काफ़ी हद तक उसकी कमी को फिल कर सकता है। गू होते हैं नेचर का एक एसेंस और ह्यूमन होते हैं सब लिविंग बीइंग्स के मास्टर। एक बात क्लियरली बोली जा सकती है, गू का असली पावर डिपेंड करता है उसके यूज़र पे। कभी स्ट्रॉन्गेस्ट गू भी नहीं होता, यानी कोई गू स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता, स्ट्रॉन्गेस्ट गू मास्टर होता है।
जीनियस गू मास्टर अक्सर अलग-अलग गू वर्म को मिक्स करके नई पावर्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फेंगयुआन के पास पहले स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू नहीं था, फिर भी उसने सोल पाथ का क्लीन सोल इमॉर्टल गू यूज़ किया और मॉर्टल गू के साथ मिलाकर बनाया इमॉर्टल किलर मूव मैरिड सेल्फ, जिससे वो एनस्लेमेंट और स्ट्रेंथ पाथ को कंबाइन कर सका। वैसे ही ये ड्रीम पाथ किलर मूव भी ऐसा ही था, जिसका कोर गू है विज़डम पाथ का अनरेवल मिस्ट्री, लेकिन फाइनल आउटपुट होगा ड्रीम पाथ का किलर मूव। फेंगयुआन सोचता है, अगर मैं ये गू ले पाया तो ड्रीम पाथ रियलम के गू मटेरियल कलेक्ट कर पाऊंगा, फिर उनसे वीरियस से मॉडल को रिफाइन करूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार किलर मूव बन गया तो रिटर्न इतना हाई होगा कि भाई वर्थ होगा, हर एक सेकंड का वर्थ होगा। मैं अपनी पिछली लाइफ का रिग्रेट मतलब पूरा कर सकता हूँ, यानी जो पिछली लाइफ में वो नहीं कर पाया था, बहुत लेट आया था ड्रीम पाथ में, वो उस चीज़ को फुलफिल कर पाएगा इस लाइफ में। मैं बन जाऊंगा ड्रीम रियलम का एक खतरनाक बंदा जिसका नाम हर जगह गूंजेगा। सारे फोर्सेस, सारे सुपर पावर्स के मतलब मेरे आगे कुछ नहीं होंगे, मैं उन सबसे एक कदम आगे होऊंगा। ये सोचते ही फेंगयुआन के लिप्स थोड़े ड्राई हो गए। उसने रफली एस्टिमेट किया कि इस ड्रीम पाथ किलर मूव की पोटेंशियल वैल्यू कभी भी विजडम गू से कम नहीं थी। ये सिर्फ स्प्रिंग ऑटम सिगाडा और हु इमॉर्टल ब्रेसलैंड से थोड़ा नीचे था, लेकिन डेफिनेटली ऑल आउट एफर्ट गू से ज़्यादा वैल्यूबल था। पिछली लाइफ के काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे वैल्यूबल था स्प्रिंग ऑटम सिगाडा, चाहे वो सिर्फ रैंक 6 का ही था, लेकिन उसने फेंगयुआन को दोबारा जीवन दिया था, रीबर्थ। अगर वो फेल होता तो सबसे बड़ा लॉस होता, पर उसने सक्सेस दिया, इसलिए वो उसकी सबसे बड़ी फॉर्च्यून बन गया था। और अगला बताया जाता है हु इमॉर्टल ब्लेसलैंड का सीन। ये वही जगह थी जिसकी वजह से फेंगयुआन एक मॉडल होते हुए भी गु इमॉर्टल का बेस मतलब बना पाया था। एक पुराने गु इमॉर्टल के कंधों पे खड़ा होकर जब वो एक तरीके से इमॉर्टल ज़ॉम्बी बना, तो इसने उसके वीक जितने भी एस्पेक्ट्स थे उनको कवर करा। इस ब्लेसलैंड की वजह से ही फेंगयुआन का बेस इतना स्ट्रॉन्ग था। गु इमॉर्टल्स की कल्टीवेशन सिर्फ फाइट और मतलब ये मार-धाड़ वाली चीज़ नहीं होती, यहाँ तक लिमिटेड नहीं होती। इकोनॉमी मैनेजमेंट भी सबसे बड़ा बेस होता है। तीसरा था विज़डम गु। उसकी लाइट ऑफ विज़डम से फेंगयुआन को एंडलेस इंस्पिरेशन मिलती थी, जिसने मतलब जिस तरीके से उसने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी थी, डिड्यूस करा था, कितना कितना कुछ ज़्यादा कुछ करा था। लेकिन वो भी ब्लेस्ड लैंड उसके खुद के बेस पे बिल्ड हुआ था। फॉर्च्यून मतलब एक तरीके से इतना बढ़िया उसके साथ सीन हुआ है कि क्या बताएँ। फॉर्च्यून तगड़ा था यहाँ पे, लेकिन उसने अपनी मेहनत से फॉर्च्यून पाया है, क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्च्यून है वो तो उसके हाथ नहीं लगने वाला। और फ्यूचर में अगर उसने इस गू को पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया तो शायद कोई बड़ा सरप्राइज़ मिले। पर फिलहाल ये थर्ड नंबर पे था। और चौथा था ऑल आउट एफर्ट गो। हाँ, ये सिर्फ एक रैंक 4 मॉडल गो था, लेकिन ये उस वक्त मिला था जब फेंगयुआन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यही उसका पहला मतलब स्प्रिंग बोर्ड था, जो उसकी रीबर्थ के बाद अगर उसके पास ये गो नहीं होता तो उसकी बैटल स्ट्रेंथ भी नहीं होती। और अगर बैटल स्ट्रेंथ नहीं होती तो वो थ्री किंग्स इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात थी ड्रीम पाथ किलर मूव की। अगर फेंगयुआन इसे मतलब पा लेता तो वो इससे फुल यूज़ में ला सकता था और इसका वैल्यू आज के विज़डम गू के यूज़ के बराबर था, यानी उसके ही इक्वल माना जा सकता था। लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद ड्रीम पाथ किलर मूव का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा। जब ड्रीम रियलम फुल तरह से मतलब मैनिफेस्ट होने लगेंगे और ड्रीम पाथ हर तरफ बूम करेगा, तब ये किलर मूव लगभग वर्थलेस हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ का वैल्यू टाइमिंग पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा का वैल्यू, लेकिन अगर पेंगुइन ऑलरेडी डीमन मतलब एक डीमन वनरेबल होता, दुनिया में अनबीटेबल होता, तो उसका मतलब उसे इसका क्या काम होता है ना। सेम लॉजिक हु इमॉर्टल बेस्टलैंड पे भी अप्लाई होता था। अगर ऑलरेडी गु इमॉर्टल बन चुका होता और उसका अपना ब्लेस्ड लैंड होता तो उसके लिए ब्लेस्ड लैंड इतना वैल्यूबल नहीं रहता। ये लॉजिक अप्लाई होता है विजडम गु, ऑल आउट एफर्ट गु और ड्रीम पाथ किलर मूव पे भी। फैंगमैन कहता है, लेकिन इस ड्रीम पाथ किलर मूव को यूज करने के लिए मुझे डेफिनेटली उसका कोर इमॉर्टल गु अनरावल मिस्ट्री चाहिए, वरना ये सब बातें बेकार हैं। फैंगयुआ ने फिर से ऑक्शन हॉल की तरफ देखा। इस वक्त तक सिर्फ कुछ ही कंपिटिटर्स बचे थे। फैंग जीजे, ओल्ड एंसेक्टर श्यूहू पहले ही बाहर हो चुके थे। दोनों ने माँ और जाओ को खरीदने के लिए बहुत रिसोर्स खर्च कर दिए थे, इसलिए वो ये नहीं इस रेड फैन डिवाइन बोट में नहीं आ पाए थे। उनका बेस हिल चुका था और वो और कम्पीट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे याओ हुआंग भी रिग्रेट के साथ पीछे हट गया था। उसने कुछ रिफाइनर पाथ इमॉर्टल गु और कई गुई इमॉर्टल कैटेविस भी लिए थे। रिफाइनर पाथ के मैसिव रिसोर्स रिक्वायरमेंट की वजह से उसे बाहर निकालना ही पड़ा था इस चीज से। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर को पहले ही मतलब वो तो रुक गया था। उसने मेन स्ट्रीम पाथ के कई इमॉर्टल को ले लिए थे और वो खुद एक लोन कल्टीवेटर था, इसलिए जितना उसके पास कमाया रखा था सब सेविंग्स वेस्ट कर दी उसने। वेस्ट नहीं यानी खरीद ली थी। अब बस 3 पार्टी मतलब 3 पार्टीज बची थी, जिसमें से एक बंदा था हेवनली लॉर्ड बाइजू, दूसरा था एक ईस्टर्न सी का रैंक 8 गुर इमॉर्टल और थर्ड था
थर्ड एक बंदा नहीं था, थर्ड पूरी फोर्सेस यहाँ पे थी। यानी ऐसा मान लो जैसे युआन ट्राइब, ये पूरी एक सुपर फोर्स है, वो पूरी की पूरी यहाँ पे फोर्स यहाँ पे थी। मोरोंग ट्राइब, चायोन ट्राइब, ये सारी सुपर फोर्सेस थे तीन, तीसरे नंबर पर। जल्दी ही चायोन ट्राइब भी बाहर हो गया। युआन ट्राइब और युआन रंगजुन के चीख चीख कर कह रहा था कि वो सारे ट्रू मार्शल कैप्स बेच देगा, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक इमॉर्टल गू हाउस था जो तो लास्ट में बेचेगा। जैसे अब जो लोग बचे थे इस पूरे उसमें, वो कुछ ही लोग रह गए थे। जैसे मोरोंग ट्राइब रह गए थे, ईस्टर्न सी गुई मॉडल रह गया था और हेवनली लॉर्ड बाइजू रह गया था। ईस्टर्न सी गुई मॉडल सीक्रेट रूम में कहता है, मोरोंग जिन शियाओ, हमारे फोर्स के पास इमॉर्टल गु हाउस नहीं है फॉर डिफेंस, जो बहुत रिस्की है। अगर हम आज ये छोड़ दें तो मैं तुम्हें अच्छा रिटर्न दूंगा। मोरोंग जिन शियाओ ने जल्दी ही सर हिलाया, रिस्पेक्ट के साथ स्माइल करते हुए कहता है, मोरोंग जिन शियाओ लॉर्ड, हमारे मोरोंग ट्राइब के इमॉर्टल गु हाउस में एक कोर इमॉर्टल गु की कमी है। पूरा नॉर्थर्न प्लान्स इस बात को जानता है। इस डील में हमारे ट्राइब का बड़ा फायदा छुपा है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसके लिए compete करता रहूंगा, मैं पीछे नहीं हट सकता। सक्सेस हो या फेलियर, मैं बस खुद को हेल्पलेस फील नहीं करवाना चाहता। ईस्टर्न सीगो इमॉर्टल ने हल्की सी एकदम ऐसा सांस छोड़ी और कुछ नहीं बोला और बस अपना बिट बढ़ा दिया। फैंगयुअन अंदर अंदर कहता है, लगता है अभी अभी थोड़ा सा होप बचा हुआ है। लोग पीछे हट रहे थे ना, और मेन लोग तो ज्यादा ही पीछे हट चुके हैं, इसलिए वो कह रहा है शायद मैं अभी भी कुछ बचा है होप। प्राइस अब 2 इमॉर्टल गू तक पहुंच गया था, यानी 2 इमॉर्टल गू के बदले एक ये रेसिपी मिल रही थी और रेड फैन डिवाइन बोर्ड। और कहता है जो मेरे 4 गू इमॉर्टल कैप्टिविस्ट से काफी ज्यादा है। लेकिन फेंगयुआन का एक्साइटमेंट और बढ़ गया था। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, रेड फैन डिवाइन बोर्ड काफी अच्छा है, लेकिन इसमें कोई कोर इमॉर्टल गू सेल नहीं हो रहा है। जो इमॉर्टल गू ये लोग दे रहे हैं वो रैंक 6 के हैं और यूजफुल भी हैं, यूजफुल नहीं है। 2 इमॉर्टल गू तक लिमिट सही है। अब ये जो तीनों साइड सोच सोच के बिड कर रहे हैं, इवन अगर किसी ने रेड फेन डिवाइन बोट रेसिपी ले भी लिया तो भी वो सिर्फ पूरी इमॉर्टल गू रेसिपी मिलेगी। एक्चुअल गू रिफाइन करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लगेगी। अच्छा, यानी ये जो बोट है ना, बोट नहीं दे रहा है बंदा, सिर्फ रेसिपी दे रहा है। यानी बोट को रिफाइन तो बंदे को खुद करना पड़ेगा। इसलिए बंदा कह रहा है कि अपना फेंगयुआन की देखो, बंदे ने 2 इमॉर्टल गू यहाँ पे लोग दिए जा रहे हैं, तो ये वर्थ इट है क्या? हाँ, वर्थ इट हो सकता है सिर्फ रेसिपी के लिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कुछ खर्च करोगे तो भाई वो वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि भाई इसको बाद में तुम्हें रिफाइन भी तो करना है। रिफाइन कैसे करोगे? पेंगुइन यहाँ पे एनालिसिस करता हुआ कहता है, जो सेलर है वो एक वुड पाथ कल्टीवेट करता है, उसे वैसे ही रिसोर्स चाहिए जो उसकी कल्टीवेशन में काम आए। इन 6 इमॉर्टल में, यानी जो इसके पास ये इन 6 इमॉर्टल गू में से सिर्फ एक वुड पाथ का है, वो भी मोरोंग ट्राइब के पास है, वो भी इन्वेस्टिगेट गू है। दिस इज द ग्रेट रशिंग थंडर हैंड वू हाउ के छोड़ो, मेरे पास तो जो तीन हुआ है इमॉर्टल्स है ना, वो वुड पाथ के गो इमॉर्टल्स हैं। मैं इसको यूज करके सॉलिड प्लान बना सकता हूँ। यानी भाई कहना चाह रहा है जो उसके पास कैप्टिविस अभी भी बचे हुए हैं ना, उसमें से कुछ कैप्टिविस उसके पास ना एक तरीके से वुड पाथ वाले भी हैं। तो वो कह रहा है मैं वुड पाथ वाले ही बंदे बेच देता हूँ ना, हो सकता है मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊँ, मेरा भी नाम आ जाए, हो सकता है कि मुझे रेसिपी मिल जाए, हो सकता है, क्योंकि जो मेन लोग थे वो तो भाई इस लिस्ट से बाहर हो चुके थे। फेंगयुआ ने यहाँ पे तुरंत मूव करा। उसने क्वीन बाईशेंग को कांटेक्ट किया और हेवनली लॉर्ड बाइजू को अप्रोच करा। फेंगयुआ सोचता हुआ कहता है, 3 पार्टी से स्टेलमेट में है। मेरे पास कोई वुड पाथ इमॉर्टल गो तो नहीं है, लेकिन मोरोंग ट्राइब के पास है, इसलिए उनके जीतने का चांस थोड़ा हाई है। शायद मैं इस सेलमेट को तोड़ सकता हूँ। हेवनली लॉर्ड बाइजू मूव हुआ, उसने अपना बिड चेंज करा। उसने सबसे पहले अनरेवल मिस्ट्री इमॉर्टल गो को हटाया और उसकी जगह पर 3 हुआ है इमॉर्टल्स को लगा दिया। सेलर की आंखें अचानक से चमक उठी। थोड़ी सोचने के बाद उसने हेवनली लॉर्ड बाइजू को सिलेक्ट कर लिया। वो एक शार्प बंदा था, उसके लिए बाकी दोनों साइड के पास एक्स्ट्रा इमॉर्टल गू जरूर था, लेकिन सिर्फ एक के पास वुड पाथ इमॉर्टल गू था। लेकिन हेवनली लॉर्ड बाइजू के बिड में एक मोमेंट इमॉर्टल गू के साथ 3 वुड पाथ इमॉर्टल प्राइमल थे, जिसको वो एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर सकता था। उसने रेड फेन डिवाइन बोट रेसिपी बेच दी और ज़ॉम्बी अलायंस से ऑलरेडी पंगा ले लिया था। अब उसका प्रायोरिटी था सर्वाइव करना, यहाँ से जिंदा बचना और डेवलपमेंट करना। उसके उसका काम था, वही उसके लिए सबसे वैल्यूबल था। हेवनली लॉर्ड बाइजू उन 3 हुआ है इमॉर्टल्स में से कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सेलर को उनकी ज़रूरत थी। यानी शायद फेंगयुआन ने पता क्या करा है, फेंगयुआन ने यहाँ पे ना, मुझे ऐसा लग रहा है इसने ना हेवनली लॉर्ड बाइजू को अप्रोच करके ये बोला है कि देखो भाई, तुम्हें ये रेड फेन डिवाइन बोर्ड चाहिए होगी और इसके लिए तुम अपना ये जो विजडम पाथ का अनरेवल मिस्ट्री गु है वो दे रहे हो। इससे अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें ना 3 लोग देता हूँ, 3 लोगों की बॉडी देता हूँ जिनके अंदर ना वुड पाथ वो लोग कल्टीवेट करते थे।
मैं उनकी बॉडीज़ तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है? बदले में तुम ये काम करो, तुम ये जो तुमने अपना बिड करा है, अपना अनरेवल मिस्ट्री विज़डम पाथ का गू, ये वाला गू मुझे दे दो, अपना बिड से हटा दो इस गू को, मुझे दे दो ये वाला गू और बदले में मेरे से ये 3 लोग ले लो जो कि वुड पाथ कल्टीवेट करते हैं और तुम जीत जाओगे, तुम्हें रेड फेन डिवाइन बोर्ड मिल जाएगा और बदले में तुम मेरे को ये वाला गू दे देना, अनरेवल मिस्ट्री वाला गू विज़डम पाथ का। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है यही करा है क्योंकि फेंगयुआन ने यहाँ पे बिड ही नहीं करा। यहाँ पे किसी और बंदे ने बिड कर दिया जिसका नाम हेवेली लॉर्ड बाइज़ू था। और बाइज़ू को कोई लॉस नहीं उठाया। उसने 2 इमॉर्टल गू का प्राइस तो वैसे भी पे कर दिया था। उसने वैसे भी अनरेवल मिस्ट्री इमॉर्टल गू देना था, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो किसके पास जाता। उसने फेंगयुआन को दे दिया, सेलमेट तोड़ दिया और रेड फेन डिवाइन बोर्ड रेसिपी भी मिल गया। और फेंगयुआन उसने अनरेवल मिस्ट्री इमॉर्टल गू फाइनली पा लिया था। जैसे मैंने बोला वही हुआ। फेंगयुआन मुस्कुराता हुआ कहता है, "ये तो 3 पार्टीज़ के लिए म्यूचुअल विन-विन हो गया।" हा, 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 वो हँसने लग गया। हेवनली लॉर्ड बाइज़ू बन गया था फाइनल विनर इस इंटेंस बिडिंग वॉर का। उसने जीत लिया था रेड फैन डिवाइन बोर्ड का कंप्लीट रेसिपी और उस बैकडोर डील का असली फायदा उठाने वाला फेंगयुआन भी सक्सेसफुली अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल को हासिल कर चुका था। फेंगयुआन इस डील से काफी ज्यादा सेटिस्फाई था। हेवनली लॉर्ड बाइज़ू सबका टेंशन सेंटर बन चुका था। कुछ सिलेक्टेड लोगों के अलावा किसी को भी ये नहीं पता था कि अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल को अब फेंगयुआन के पास आ चुका है। रेड फैन डिवाइन बोर्ड की रेसिपी एक्चुअली ऑक्शन का एक अनएक्सपेक्टेड फाइनल क्लाइमैक्स मोमेंट बन गया था। वक्त बीत गया था और 4 घंटे बाद ये ऑक्शन जिसमें बड़े बड़े पावरफुल लोग शामिल थे फाइनली एंड हो गया। फेंगयुआन ने सीक्रेटली ताई बायोशेंग से पूछा। फेंगयुआन कहता है, फेरी लिशान की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया क्या? ताई बायोशेंग ने तुरंत ही मैसेज भेजा, कहता है अब तक कुछ भी नहीं आया है। फेरी लिशान ने तो इतने बड़े इवेंट को मिस कर दिया, इसका मतलब कुछ सीरियस दिक्कत है उनकी तरफ। क्या हम वहीं पहले वाला रूट लेके वापस चलें क्या? जैसे हम आए थे वैसे ही चलें वापस? फेंगयुआन और ताई बाइशेंग आए थे क्वीन बाइशेंग के ब्लेस लैंड के थ्रू होल अर्थ गू जो कनेक्ट करता था क्वीन बाइशेंग और फेरी लिशान के बीच में। लेकिन अब फेरी लिशान की तरफ सिचुएशन अनक्लियर थी, तो बिना सोचे समझे होल अर्थ गू यूज करके वापस जाना क्लियर एक स्टूपिड मूव होता है, यानी एक बेकार मूव होता है, स्टूपिड वाला। फेंगयोन कहता है नहीं, पहले हम सबके साथ यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर यूज़ करेंगे फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल। केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अब कुछ बड़ा सीन होने वाला है। ताई बेनशिंग ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सर हिला दिया। ऑक्शन खत्म हो चुका था लेकिन काफ़ी लोग जो मतलब रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे। ऑक्शन के खत्म होने के साथ ही वो एग्रीमेंट भी एक्सपायर हो चुका था जो पार्टीज में साइन करा था कि पीस मेंटेन करके मतलब ऑक्शन किया जाएगा। अब तो नहीं लग रहा कोई पीस मेंटेन रहेगी। अब जब रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई थी तो लोगों का ग्रीड एक्टिवेट होना ऑब्वियस था। रॉबरी, ब्लैकमेल और कि मतलब किल कर देना, एम्बुश करना किसी को, ये सब चालू होने वाला था। ज़्यादातर गो इमोर्टल्स भी वही सोच रहे थे जो फेंगयुआन और ताई बाइशेंग ने प्लान किया था, इसलिए सब लोग जल्दी से बड़ी मतलब अलर्ट तरीके से हो गए थे और ब्लेस्ड लैंड से निकल रहे थे। यिन लुईगोंग कहता है, हमें उस बंदे को पकड़ना होगा, उसने रेड फैन डिवाइन बोर्ड का रेसिपी पब्लिकली बेच दिया है, हमारी ज़ॉम्बी अलायंस की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। ड्रैगन कमांडर ये चेक कहता है, सिर्फ इज्जत की बात होती तो छोड़ भी देते, प्रॉब्लम ये है कि हमारे लीडर ने बार बार बोला था कि ये टास्क सुपर इम्पोर्टेंट है और अब हमें सब कुछ एक तरीके से हमने बिगाड़ दिया। जब लीडर वापस आएंगी ना तो ये न्यूज़ सुनेंगी तो पता नहीं क्या पनिशमेंट मिलेगी। ये लुईगोंग और ड्रैगन कमांडर ये ने अपने टारगेट को मतलब गेस कर रहा था, एकदम गुस्से से सोच लिया था कि भाई इसको तो पेलना है भाई। क्रिम्सन रीड मार्श के ऊपर स्काई में दिखाया जाता है, ये ब्लेस्ड लैंड है पूरा क्वीन बाइशेंग का। या हुआंग कहता है, हेवेली लॉर्ड क्या आप इंटरेस्टेड हो गए रेड फैन डिवाइन बोर्ड रेसिपी की मेरी याओ ट्राइब को बेचने में? हेवेली लॉर्ड बाइजू ने हल्का सा हंसा। वो कहता है, लॉर्ड या हुआंग मजाक कर रहे हो क्या? ऐसे ट्रेजर चीज को कैसे इजीली बेचा जा सकता है? मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, मेरे पास काफी डिसेंडेंट हैं और मेरा पूरा ग्रोटो हेवन उनसे भर गया है। मैं रिसेंटली एक नई ट्राइब बनाने का प्लान कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी याओ ट्राइब के साथ काफ़ी कोलैबोरेशन के मौके मिलेंगे। ये सुनकर आसपास के दूसरे फोर्सेस के लीडर के चेहरे थोड़े बदल गए। हेवेली लॉर्ड बाइजू एक रैंक 8 पावर हाउस था। अगर उसने अपनी ट्राइब स्टेब्लिश करी तो ऑब्वियसली वो ट्राइब मतलब बूम कर जाएगी क्योंकि उनके पीछे एक रैंक 8 का बंदा होगा ना, इसलिए। और अगर एक रैंक 8 गो इमोर्टल सपोर्ट करे किसी भी न्यू ट्राइब को, तो चाहे उस ट्राइब का बेस कितना ही गंदा हो, कितना ही टट्टी हो, लेकिन भाई वो सुपर ट्राइब बन जाएगी बहुत जल्द। नॉर्थर्न प्लेस जो जाइंट सन इमोर्टल वनरेबल का होमलैंड था, जहां उसने मोनार्की एस्टेब्लिश की थी, उस जगह पे आज तक सारी सुपर फोर्स मोस्टली हुआंग जिन ब्लड लाइन की ही थी। अब अगर हेवनली लॉर्ड बाइजू अपनी ट्राइब बनाता तो ये डेफिनेटली एक ह्यूज इम्पैक्ट डालता हुआंग जिन डिसेंडेंट पे। ऊपर से जब एक लोन कल्टीवेटर जैसे हेवनली लॉर्ड बाइजू किसी राइटियस पाथ फोर्स का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बन जाता, तो इसका असर डेमोनिक पाथ और लोन कल्टीवेटर कैंप्स पे भी ह्यूज होता। यहाँ पे
या हुआंग का स्माइल और ज़्यादा ब्राइट हो गया था। या हुआंग कहता है, अगर हेवेली लॉर्ड ने डिसाइड कर लिया है तो इस बड़े वर्ल्ड में आपको कौन रोक सकता है। वैसे भी हम लोग मतलब ओल्ड लोगों के लिए एक साथ मिलना मुश्किल होता है। अभी का टाइम बेस्ट है, क्यों ना आज ही हम मिलके थोड़ी बातें बातें करें, मतलब टाइम स्पेंड करें। हेवेनली लॉर्ड बाइज़ू कहता है, हाँ, 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 ये तो वही बात है जो मैं भी कहना चाहता था। फिर या हुआंग ने अपना इमॉर्टल गू हाउस, मेडिसिन कॉटेज ओपन किया और सभी गू इमॉर्टल्स को इनवाइट करा। ज़्यादातर सुपर फोर्स उसमें एंटर कर गए, इंक्लूडिंग 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर, जो लोन कल्टीवेटर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन ओल्ड इंसेक्टर शिव हू ने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया। इस ऑक्शन में शिव हू ने काफी हैवी इन्वेस्ट किया था और माँ होंगी उनको बाय करने के लिए, और लक पाथ टू इनहेरिटेंस के कुछ रेयर मतलब चीज़ों को बाय करने के लिए उसने बहुत इन्वेस्ट करा था। अब उसका सबसे बड़ा टारगेट ये था कि माँ होंगी उनको यूज़ करे एज अ मेन मटेरियल, ताकि वो रिफाइन कर सके फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन, और उसका इफेक्ट खुद पे अप्लाई कर सके, ताकि वो बंदा माँ होंगी उनकी जगह खुद किस्मत का मतलब बन जाए भाई। किस्मत आगे झुके भाई के आके। प्रिंस फेंगशियान को रिप्रेजेंट करता फेंग जीजे, जो डिस्क मतलब भेस बदले हुआ था एज अ स्वॉर्ड मास्टर यूलान, उसे भी इस गैदरिंग को रिजेक्ट किया और अकेला चला गया। यानी इसने भी गैदरिंग में नहीं गया, निकल गया वो बंदा भी। एक हिडन एरिया में रीड्स के बीच में छुपकर वो क्वाइटली मिला सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गुई मॉडल से। वेंग जूजे कहता है, मैं ऑक्शन से रिलेटेड मैसेज आप सबको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। सेंट्रल कॉन्टिनेंट इमोर्टल लॉर्ड जूजे ने काफी सॉलिड मूव किया था, इतना बड़ा रिस्क सच में रिस्पेक्ट करता था। यहाँ पे सेकंड इमोर्टल वाला बंदा कहता है, जाओ लियान्यून मिल गई है, अब हम उसकी सोल सर्च करके इंपीरियल कोर्ट वाले इंसिडेंट का असली मास्टरमाइंड ढूंढ सकते हैं। थर्ड इमोर्टल कहता है, मुझे तो वो इमोर्टल को मिल गया जो मुझे चाहिए था, इसके लिए भी थैंक यू। फोर्थ इमोर्टल कहता है, अब आगे का क्या प्लान है। सब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स एक के बाद एक बोल रहे थे। क्लियरली फेंग जीजे को अपना लीडर मान चुके थे। फेंग जीजे ने स्माइल किया। इस ट्रिप में सबसे पहले उसने अपनी ओवर पावरिंग स्ट्रेंथ दिखाई थी, सबको कंट्रोल में लिया था, और अब उसने रिक्स उठा के टाइगर डेन में घुस के उसके लिए इमोर्टल को ट्रेड किया था। उसकी स्ट्रेटजी, एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में रिवॉर्ड, फाइनली सक्सेसफुल हो गई थी, और अब वो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट का लीडर बन चुका था। लेकिन फेंग जीजे को पता था कि इस काम इन्वायरमेंट में, यानी इतने शांत इन्वायरमेंट में, इसके पीछे सबने अपने-अपने सीक्रेट छुपा रखे, सबके अपने-अपने प्लान्स हैं। सब स्मार्ट लोग थे, और जब तक वो लोग नॉर्थर्न प्लेन्स में मिशन पे हैं, अपने सीक्रेट प्लान का टेम्परेरी दबा के रख रहे थे, और टीम बना के काम करना उन्होंने चूज़ करा था। फेंग जूजे के लिए इतना काफ़ी था। फेंग जूजे कहता है, दोस्तों ज़ाओ लियान्यून तो मिल गई है, लेकिन उसके पास जितने क्लूज़ हैं, उनसे ओरिजिनल कल्प्रिट पूरी तरह से कन्फर्म करना मुश्किल है। अगर इनफ एविडेंस होता, तो नॉर्थर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स उस कल्प्रिट को पहले ही पकड़ चुके होते। लेकिन मुझे एक शक है, एक इंसान पे मुझे शक है। सबकी एक्साइटमेंट एकदम भाई ऊपर चली गई। सबको मतलब थोड़ा लगने लगा कि ज़रूर फेंग जूजे को किसी बेहतरीन बंदे पे ही शक होगा। फेंग जूजे कहता है, लेकिन ये बंदा इतना ज़्यादा छुपा हुआ है कि मैं उसकी असली आइडेंटिटी कभी ट्रेस ही नहीं कर पाया। उस तक पहुँचने के लिए हमें स्टार्ट करना होगा इस ऑक्शन के होस्ट से। यानी होस्ट को ही पता होगा ना कि फेंगयुआन कहाँ पे है, वो फेंगयुआन पे ही करेगा, मुझे भी पक्का पता है ये। एक गू इमोर्टल कहता है, लॉर्ड की बात हो रही है, क्वीन बाई शेंग कर रहे हैं क्या? दूसरा गू इमोर्टल कहता है, वाह, नॉर्थर्न प्लेन्स का फेमस एक्सपर्ट, रैंक 7 मेटल पाथ गू इमोर्टल। तीसरा कहता है, वो भी उसके बारे में वो कहता है, मैं भी उसके बारे में जानता हूँ, एक लोन कल्टीवेटर होके उसने सिर्फ अपने दम पे ये सब कुछ हासिल किया है, काफ़ी रेयर है ऐसा दिखना तो। क्वीन बाइशन के पास सिर्फ ज़बरदस्त स्ट्रेंथ ही नहीं थी, उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अगर हमें उसके अगेंस्ट जाना है तो फुल पावर के साथ एक स्ट्राइक में काम खत्म करना होगा। अगर वो बच गया तो अपने अलाइज को बुला लेगा तो सीन बिगड़ जाएगा। सब लोग सीरियसली डिस्कस कर रहे थे। ये सब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एशियन सेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, पावरफुल लोग थे, और इनके पास पिक्स बहुत सारे थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो एनिमी टेरिटरी में फाइट कर रहे थे। अगर उनकी आइडेंटिटी लीक हो गई तो नॉर्थर्न प्लेन्स के गुई मॉटर्स मिलकर उन पे अटैक कर सकते हैं। गुड थिंग ये थी कि उनके पास प्रिंस फेंगशियान का सीक्रेट सपोर्ट था। सीन कट होता है, एक दूसरे एरिया में फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। चायू ट्राइब का एक गुई मॉटल गुस्से से चिल्लाया, ही लांगजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई चायू ट्राइब पे अटैक करने की? ही लांगजी कहता है, जो एक जाइंट वुल्फ फॉर्म में था, साइज में छोटी सी एक हिल जितना बड़ा था, और ह्यूमन वॉइस में वो कह रहा था, हैं, इसमें डरने जैसा क्या है? तो क्या अगर तू चायू ट्राइब से है तो तेरा विंग्ड ब्लेड किलर मूव कितना भी पावरफुल हो, क्या अब तुझे कोई बचा पाएगा? सीधा-सीधा स्कैंडलवुड सैक्रेड हेलिपेंट एग मुझे दे दे, तुझे मैं छोड़ दूँगा। देखा, यहाँ पे चोरी करने स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। ये एग ईस्टर्न सी के एक मिस्टीरियस रैंक 8 गू इमॉर्टल का था, जो किसी पेस में ऑक्शन के दौरान चायू ट्राइब के बंदे के हाथ लग गया था। यहाँ पे ही लांगजी ने पहले ऑक्शन हॉय छोड़ दिया था, पर असली प्लान तो कुछ और ही था। उसने केयरफुली एक एम्बुश सेट किया था ऑक्शन के बाहर, और वेट कर रहा था कि कोई अनलकी बंदा उसमें फँस जाए। चायू ट्राइब के गू इमॉर्टल ने चैलेंज किया,
ही लांगज़ी, तू काफ़ी छुपा रुस्तम निकला। तेरे पास तो ऑक्शन के अंदर मतलब मतलब इन्फॉर्मेशन थी। तूने खुद को लोन वुल्फ बोला था, जो किसी और गुई मोटर से इंटरैक्ट नहीं करता। हाँ, अगर हिम्मत है तो स्टेक लगा के मुझसे बैटल कर। अगर तू जीत गया, एग तेरा, अगर हार गया तो चायू ट्राइब जॉइन कर और 100 साल तक सर्व करेगा। उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि एक लड़की ज़ोर से हँसी। एक ब्लैक लाइट फ्लैश हुई और 3 गू इमोर्टल्स वहाँ पे अपीयर हो गए। चायू ट्राइब के गू इमोर्टल एकदम शॉक्ड हो गया। सामने वाले इतने क्लोज़ आ गए उसको पता भी नहीं चला था। और तब तक उन्होंने खुद रिवील नहीं किया था जब तक उसे पता नहीं चला। चायू ट्राइब का बंदा कन्फ्यूज़्ड होकर कहता है, तुम हाई चैंग हो ना? उसने ध्यान से देखा, फेरी ज़ियांग यू भी हो मतलब कहता है फेरी ज़ियांग हूँ और ये शू शांगज़ी डेमोनिक पाथ का है। तुम दोनों साथ में मतलब क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक तरीके से भाई को लूटा जा रहा है और ये लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ रहे थे। जो लोग ऑक्शन में आए भी नहीं है, वहाँ-वहाँ से लोगों को बुलाया जा रहा है। फेरी जियांगहू मुस्कुराते हुए कहती है, चायू ज़ोंग ईयर, मुझे पता है तेरे पास इमोरियल फ्लेम एक्स किलर मूव है, पर इस सोचना कि तू उस मूव से ही लांगजी से फाइट करेगा और एक रैंक 7 को अपनी ट्राइब का एकदम मतलब एक गुलाम टाइप का बना लेगा, थोड़ा चाइल्डिश सोच नहीं है तेरी? चायू ज़ोंग एर का एक्सप्रेशन टाइट हो गया, क्योंकि उसने बिल्कुल सही बात बोली थी। उसी इमॉर्टल किलर मूव यानी इमोरियल फ्लेम एक्स की वजह से ही उसमें कॉन्फिडेंस था कि वो चायू ट्राइब का मतलब आगे बढ़ा सकता है, ऑक्शन में रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, यानी चायू ट्राइब को खुद रिप्रेजेंट कर सकता है खुद के दम पर, क्योंकि इसके पास किलर मूव था ना इसलिए कॉन्फिडेंस था इसके पास। पर उसने अंडरएस्टिमेट कर दिया था इंसान की ग्रीड को और चायू ट्राइब की औकात ओवर एस्टिमेट कर दी गई थी। चायू ज़ोंग-er ने ट्राई किया कि हाई चेंग को समझाने का। हाई चेंग कहता है, तू हाई ट्राइब का कोई इमॉर्टल है, हुआंग जिन ब्लड लाइन का, जैसे हम चायू वाले हैं, पर तू डेमोनिक पाथ का आउटसाइडर के साथ मिलके हम राइटेस पाथ के इमॉर्टल्स को हार्म कर रहा है। ये गलती मत कर, अभी भी टाइम है, वापस आ जा। शू ज़ोंगज़ी हँसकर कहता है, अगर यहाँ तेरा बड़ा भाई चायू शोंगज़ी ही होता, तो हम परेशान हो जाते। अगर तेरा छोटा भाई चायू शियाशान होता, तो भी हमें अटैक का सोचना जो होता है ना अटैक वाला, तो भी हम ड्रॉप कर देते। पर तू ना डिफेंसिव पावर है ना स्पीड है, तो तेरा तो आज फिक्स है काम तमाम। चायू ज़ोंग-er का चेहरा और भी ज़्यादा डार्क हो गया। उसने गुस्से भरी नज़र से हाई चेंग की तरफ देखा। हाई चेंग, तू राइटेस पाथ का इमॉर्टल है। इतने सालों में तूने जो नाम कमाया है, उसे क्या तू खोना चाहता है? अगर ये बात लीक हो गई तो सिर्फ र्यूमर ही चलेंगे और तू सब लोग जितने भी हैं ना, सबको कैसे कंडेम करेगा? और तू एक क्रिमिनल की तरह एक मतलब तेरा एक वांटेड पोस्टर लग जाएगा। हाई चेंग की आंखों में हेजिटेशन था, पर फेरिस जियांगयू ने एक सीक्रेट मैसेज भेजा। उसने तुरंत ही डिसीजन ले लिया था। बिना कुछ बोले उसने हाथ हिलाया। एक डार्क एरो उसके आर्म से निकला और सीधा चायू ज़ोंग-er की तरफ गया। उसने एक्शन दिखाया और उसका डिसीजन फाइनल था। सीन चेंज होता है, स्नोई माउंटेन वेस्टलैंड थर्ड ब्रांच पीक पर दिखाया जाता है। एक ग्रीन लाइट फ्लैश हुआ। ताई बायुनशेंग एक रूम के अंदर अपीयर हुआ। ऑलमोस्ट उसी मोमेंट पे उसने अपने डिफेंसिव किलर मूव 9 क्लाउड रिंग एक्टिवेट कर दिया। फिक्स इमोर्टल ट्रैवल का एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि ट्रैवल के दौरान कोई भी गो-वर्म यूज़ ही नहीं हो सकता और दूसरा ड्रॉबैक ये है, जितना स्ट्रॉन्ग टारगेट होगा, उतना ज़्यादा इमोर्टल एसेंस कंज़्यूम होता है। पहले फेंगयुआन मॉडल था, कम दाव मार्क्स थे, तो कम एसेंस लगता था। अब एक गो इमोर्टल को ट्रांसपोर्ट करने में कम से कम एक ग्रीन ग्रेप इमोर्टल एसेंस तो लग ही जाता था। सेफ्टी चेक के बाद फेंगयुआन ताइबानशेंग के इमोर्टल प्रेमिसेस से बाहर निकला। ये वही रूम था जहाँ फेरी लीशान और हाई लाओलान ने दोनों से मतलब मिलने का यहीं पे सारी बातें होती थी। फेंगयुआन कहता है, फेरी लीशान और हाई लाओलान दोनों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अलायंस के रूल के हिसाब से हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। ताई बायुनशेंग ने एग्री करा। मोस्ट लाइकली लोकेशन यही जगह थी। थोड़ी देर बाद दोनों एक बेडरूम में पहुंच गए। ताई बायुनशेंग कंफ्यूज्ड हो गया। कहा, ये दोनों बेड पे सो रहे हैं? वो आगे बढ़ने ही वाला था कि फेंगयुआन ने रोक लिया। रुको, आगे मत जाओ, डेंजर है। ताई बायुनशेंग हैरान होकर कहता है, क्या डेंजर? फेंगयुआन की आंखों में शार्प लाइट आई। ये दोनों ड्रीम रियलम में फंसे हुए हैं। अगर हम पास गए तो हम भी उस मतलब उसी चीज़ में फँस जाएँगे। उसी जहाँ पे ये लोग फँस गए हैं ड्रीम रियलम में, हम भी वहीं पे चले जाएँगे और फँस जाएँगे। ताइबन सिंह एकदम कहता है, ड्रीम रियलम? शॉक और टेंशन में कहता है। उसने तुरंत ही सिचुएशन समझ ली थी। फेरी लिशान और हाई लाउन ड्रीम रियलम में फंसे हुए थे, तभी ऑक्शन में नहीं आए थे। फेंगयुआन कहता है, हाँ, वो दोनों ड्रीम कैलेमिटी के चक्कर में अटक गए हैं। ट्रिबुलेशन के टाइम अब ड्रीम रियलम भी आने लगे हैं। ताइबन सिंह कहता है, क्या अब क्या करें? अलायंस के रूल के हिसाब से हमें उन्हें छोड़ भी नहीं सकते हैं ना। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, ये परफेक्ट चांस है उन दोनों को खत्म करने का, लेकिन अलायंस तोड़ने के लिए स्नोई माउंटेन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और मेरी पावर यहाँ पे कम है, इसलिए हो तो नहीं पाएगा और ताई बानशेंग रुकावट बनेगा। डैम, क्या करें? उसके इनर थॉट्स ये थे, हाई लाउडन के पास स्ट्रेंथ क्यूआई इमॉर्टल गो है, फ्लाइंग बियर स्ट्रेंथ गो है और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गो है। मुझे ये चाहिए। फेरी लिशान के पास माउंटेन प्लेज गो है, परफेक्ट फॉर अलायंस और कनेक्शन बनाने के लिए।
तभी स्नोई माउंटेन वेस्टलैंड हिलता है, एक हैवी ऑरा छाता है। रैंक 8 गु इमोर्टल शूहू आ गया था। शूहू वॉइस एको करते हुए कहता है, सब लोग हॉल में आओ, इंपॉर्टेंट बात करनी है। ताइबर्न कहता है, ओ नो, फेरी लिशान ड्रीम रियलम में फंसी हुई है। अगर ओल्ड इंसेक्टर को शक हो गया तो हम सबका गेम ओवर हो जाएगा। फिक्स इमोर्टल ट्रैवल से भाग सकते हैं, लेकिन हाई लाउला में प्रॉब्लम बनेगी। अगर उसका सोल सर्च हुआ तो सारी पोल खुल जाएगी एक ही बार में। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन कट करके दिखाया जाता है चायू जोंग अर वर्सेस ही लांगजी। बैम बैम आवाज आती है। चायू जोंग अर भाग रहा था, ही लांगजी और ह्यूज वुल्फ फॉर्म के अंदर उसके पीछे पड़ा हुआ था। चायू जोंग अर चिल्लाते हुए कहता, ही लांगजी, हाई चेंग, मैं तुम सबको दोबारा बोलता हूँ, इमोरियल फ्लेम एक्स वो यूज करता है। स्काई में फायर एक्स बन गया, इंटेंस डिस्ट्रक्टिव साउंड आई, लेकिन हाई चेंगजी वैनिश हो गया, गायब, टेलीपोर्ट होकर उसके स्केप रूट में आ गया। फेरी जियांग यू फ्लोटिंग करते हुए कहते, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द अटैक, क्या फायदा अगर हिट ही ना करे तो, मैं तो टेलीपोर्ट हो जाएंगे सब लोग। चाई जोंग अर फ्रस्ट्रेटेड होता गया। तभी एक मिस्टीरियस ब्लैक रोब्ड गु इमोर्टल पीछे से आया। ब्लैक रोब्ड इमोर्टल कहता है, दिस डिस्टेंस इज काफ, मतलब ये काफी है, इतना डिस्टेंस अब फील करो। सोल सक्शन इमोर्टल गु की पावर। चायू जोंग अर फ्रीज हो गया, सोल हिलने लगा जैसे बॉडी को खींचा जा रहा हो। चायू जोंग अर पैनिकिंग करते हुए कहता है, ओ नो, उसने ट्राई किया रेसिस्ट करने का पर डेडलॉक में आ गया था। और तभी यहाँ पे वो जो बंदा था ना, जिसका नाम ब्लैक रॉब्ड गु इमॉर्टल था, यानी नाम तो नहीं था, मतलब बंदा ही था सिर्फ, वो बस इतना कहता है कि जल्दी से मुझे मदद करो, असिस्ट करो मुझे। हाई चेंग और शू जोंग जी उसके पास आके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। तीनों की सोल कंबाइन हो जाती है और पावर और बढ़ जाती है। सोल सक्शन इमॉर्टल को एक्टिवेट होता है और डायरेक्टली सोल खींचना इंटेंस सीन स्टार्ट हो जाता है। चाई जोंगर स्ट्रगलिंग करते हुए कहता है, मुझे छोड़ो, इतनी आसानी से नहीं हारने वाला मैं। लेकिन सोल खींच लिया गया और बॉडी पपेट की तरह एकदम नीचे गिर जाती है। फेरी जियांग ये उसकी बॉडी पकड़ लेती है, सर्च करती है और हंसकर कहती है, जैसे सोचा था, फायर पाथ इमोर्टल गु उसके ब्लेस्ड लैंड में ही था। चायू जोंगर कहता है, सोल फॉर्म में, फ्यूरियस होके के, तो तुम्हारा असली मोटिव ये था, तुम लोग चाहते क्या हो? फेरी जियांग भी स्माइल करते हुए कहती है, हमें स्कैंडलवुड स्कैरेड एलिफेंट एग भी चाहिए था, पर इमोर्टल गु मिल गया तो ये तो रियल प्राइस है, यानी ये लोग एलिफेंट एग की उसकी वजह से आए थे, लेकिन अब इमोर्टल गु भी मिल गया तो क्या बोलिए अब। सीन सडनली टेंस हो जाता है, सबका एक्सप्रेशन बदल जाता है। ब्लैक ड्रॉप्ड इमोर्टल डार्क टोन में कहता है, क्वीन बाइशेंग पे अटैक हुआ है। स्वॉर्ड मास्टर यूलान एक इम्पोस्टर है, सेंट्रल कॉन्टिनेंट का गु इमोर्टल। अरे बहन, क्या बोले भाई साहब, ये तो गलत हो गया। फेरी जियांग यू अर्जेंट टोन में कहती है, क्वीन बाइशेंग इंपॉर्टेंट है, उसे बचाओ। वो बिना रुके उड़ जाती है और ब्लैक ड्रॉप्ड और ही लांगजी के पीछे पड़ जाती है। हाई चेंग और शू जोंगजी सीन चेंज होता है। शू जोंगजी कहता है, लॉर्ड हाई चेंग फॉलो करे। हाई चेंग सोचता हुआ कहता है, ये ब्लैक रॉक वाला बंदा डेंजरस है, मे बी शैडो सेक्ट का मेंबर है और ही लांगजी भी शायद उसके साथ ही हो। फिर डिसाइड करता है क्वाइटली फॉलो करना बेस्ट रहेगा। शू जोंगजी उसके पीछे पीछे उड़ जाता है। अब बैटल आफ्टर मैच दिखाया जाता है, क्वीन बाइशेंग सराउंडेड होता है। क्वीन बाइशेंग कहता है, अचानक से हैवी सांस लेते हुए, बॉडी फुल एकदम भाई जख्मों से भरी हुई थी, हर जगह बस उसकी हड्डियां दिख रही थी। यहाँ पे फेंग जीजे यानी उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी और यहाँ पे जो अपना क्वीन बाइशेंग है उसने भी बंदों को बुला लिया, जैसे भी मैसेज आया ना हाई चेंग के पास, ऐसे ही उसने भी बंदों को बुला लिया है। वो लोग आ रहे थे और यहाँ पे इसका सीन दिखा रहे हैं कि इसकी कुत्ते वाली हालत हुई पड़ी है। यहाँ पे फेंग जीजे अपने जो रिवील कर चुका है, वो क्रॉस आर्म कामली कहता है, वाह, नॉर्थर्न प्लैन्स का एक्सपर्ट हो तुम, हम मिलके अटैक किया फिर भी तुम्हें हमारे 3 लोगों को हेविली इंजर भी कर दिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट गु इमोर्टल्स कन्विंसिंग होते हुए कहते हैं, सरेंडर कर लो, बस कुछ लोगों का नाम दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। यानी ये सब बस नाम के लिए आए थे और किसी चीज़ के लिए नहीं। फेरी लिंग मी और फेरी आओ श्यू और ओल्ड ओरेकल भी इंजर्ड दिखते हैं। क्वीन बाइशेंग एकदम भाई ब्लड को थूकते हुए एंग्री होते हुए कहता है, हाँ, तुम आउटसाइडर हो, नॉर्थर्न प्लैन्स वाले कभी डर के नहीं जीते, मरने से पहले एक को तो ले ही डूबूंगा। फेंग जीजे कहता है, बाकी सब हट जाओ, अब मैं खुद ही से हैंडल करूंगा। वो आगे बढ़ता है, शांत फेस था और स्ट्रांग हो रहा था। फेंग जीजे कहता है, मैं सिर्फ एक मूव करूंगा, अगर बचा लिया तो जाने दूंगा। यानी एक तरीके से अगर तू बच गया या तेरे को किसी ने बचा लिया आके यहाँ पे, तो ठीक है, जाने दूंगा। क्वीन बाइशेंग उसकी आंखों में घूरता हुआ फाइनल शोडाउन के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वीन बाइशेंग एकदम भाई हंसते हुए, एरोगेंट तरीके से हंसते हुए कहता है, वन मूव, हा हा हा, मैं 100 साल से फ्री ऐसी घूम रहा हूँ, रोम कर रहा हूँ। लियू हो, शाई यू शोंग और चायू शुंग न्यू और पूरा नाम है, इनको हरा चुका हूँ। और बाई चेंजी जेड फायर फार्मर तियान क्यू को मार चुका हूँ। सिर्फ रैंक 8 वाले गो इमॉर्टल ही मुझे इजीली हरा सकते हैं और तू रैंक 7 होके मुझे एक मूव में हराएगा, हा हा हा। वो हंस रहा था। फेंग जीजे स्माइल करते हुए कहता है, मैंने 6 गाने बनाए हैं और 7वां जी ग्रीन जेड सॉन्ग अगर तू पूरा सुन पाए तो मैं मान लूंगा कि तू जीत गया। वैसे जो फेंग जीजे है ना, ये एक अपना मान ले एक सिंगर टाइप का बंदा है और जो गाना सुनाएगा ना ये
एंड तक सुनने के लिए बंदा ही नहीं बचेगा। कुन बाइशेंग सीरियस टोन में कहता है, तेरा नाम? तो यहाँ पे फेंग ज्यूजे कहता है, फेंग ज्यूजे। क्विन बाइशेंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वो कहता है क्या? सेंट्रल कॉन्टिनेंट का नंबर 1 है? चलो देखते हैं क्या कर सकता है तू। उसकी टेंशन तो उसे बढ़ जाती है कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सब इमॉर्टल्स साइड हो जाते हैं और यहाँ पे उसे टेंशन बढ़ जाती है कि भाई कुछ तो खतरनाक होने वाला है। क्विन बाइशेंग कहता है ठीक है, आ जा। अब स्नोई माउंटेन वेस्टलैंड सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है। एकदम एंड टाइम पे ये लोग सीन चेंज कर देते हैं। फेरी लिशान ग्रेटफुल होकर हुए कहती है, थैंक्स फैंग युआन। ताई बानशेंग, अगर शू हो को पता चलता लिटिल लान जिंदा नहीं बचती। ताई बानशेंग कहता है, हम सोच रहे हैं कि तुम्हें ऑक्शन मिस क्यों किया। फेरी लिशान कहते हैं, ड्रीम रेलम में ही प्रॉब्लम क्रिएट की थी, क्या कोई वे है उससे मतलब बचाने का हाई लाउलान को। ताई बानशेंग हेल्पलेस होते हुए कहता है, लुक एट द फैंग युआन। फैंग युआन सीरियस टोन में कहता है, डिफिकल्ट है। ड्रीम क्लेमिटी सिर्फ हाई लाउलान को टारगेट कर रही है, उसे पेन में लाके तुम्हें बाहर निकाला, बट उसको मारने मतलब उसे मरने में नहीं, मतलब एक तरीके से कि वो मरेगी तो नहीं अभी, इतनी जल्दी नहीं मरेगी। फेरी रिशान हेल्पफुल होते हुए कहते हैं, डिफिकल्ट मीन्स मतलब पॉसिबल है ना? पॉसिबल है? तुम्हारे पास कोई प्लान, कोई वे, कुछ पता है ना तुम्हें? तो फैंगयुआन ने पे स्माइल करते हुए कहता है, लकी हो, एक गू मिला है ऑक्शन में जिससे ड्रीम पाथ किलर मूव बन सकता है, बट मुझे और मॉडल गू भी चाहिए होंगे अलग अलग तरह के। फेरी लिशान कहती है, मुझे बताओ क्या चाहिए, मैं सब ला दूंगी। फैंगयुआन अपना हाइड हिलाते हुए कहता है, ड्रीम पाथ गू रिफाइनमेंट नॉर्मल से अलग होती है। मटीरियल सिर्फ अपने ड्रीम रियलम से मिलते हैं और पूरा प्रोसेस मुझे खुद करना पड़ेगा। फेरी लिशान शॉक देते हुए कहते हैं, क्या ये तो एक अलग ही सिस्टम है? ड्रीम पाथ के मटेरियल्स दूसरे ड्रीम से नहीं मिलते हैं, सिर्फ अपने ड्रीम रेलम में ही मिलते हैं, यानी तुम्हें अपने ड्रीम रेलम में जाना पड़ेगा, वहां से मटेरियल लाने पड़ेंगे। फ्रैंकीवान कहता है, फेरी मैं सीधा बोलता हूँ, अगर मैं दोनों की लाइफ सेव करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? फेरी लिशान स्माइल करते हुए कहते हैं, लाइफ सेव करने का फेवर बड़ा होता है। इमॉर्टल एसेंस स्टोन, गू रेसिपी, इमॉर्टल मटेरियल्स, जो चाहिए बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? फैंगियन कहता है, मुझे सिर्फ हाई लाउलान का सेल्फ स्ट्रेंथ गू और स्ट्रेंथ क्यूआई गू चाहिए। 2 लाइफ्स बराबर 2 इमॉर्टल गू। फेरी लिशान स्माइल करते हुए, अब मतलब थोड़ा स्माइल कर रही थी पहले, लेकिन अब वो जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है। जो स्माइल गई तो कहती है, ये दोनों उसके कोर गू वर्म हैं, थोड़ा ज़्यादा डिमांड है ये तो। फेरी लिशान कह रही थी। फैंगियन कहता है, तो क्या 2 ज़िंदगी से मतलब 2 गू कंपेयर नहीं करे जा सकते? मैं तो गू ही माँग रहा हूँ, ज़िंदगी थोड़ी ना माँग रहा हूँ। फेरी लिशान कहती है, नहीं, अगर डिस्कवरी होती है, सिर्फ लिटिल लान डेंजर में होती, मैं सेफ होती, तो तुम लोग उसे भी मतलब उसमें भी फँस जाते। हम सब एक ही बोट में हैं। फैंगियन अपना सर हिलाते हुए कहता है, फेरी की बात सही है, ठीक है, पहले वाली कंडीशन भूल जाओ। मैं प्रिपेयर करता हूँ 3 से 5 साल में हाई लगन को बचा लूँगा। फेरी लिशान एकदम स्टॉप करते हुए कहती है, वेट फैंगीवान, डिस्कस करते हैं पहले। फैंगीवान कहता है, फेरी क्या समझाओगी? सुनने के लिए मैं अब रेडी हूँ। फेरी लिशान थोड़ा डीप में कहती है, वो दोनों को मेरे पास नहीं है, मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती। यानी देखो, फैंगीवान ने यहाँ पे थोड़ा ब्लैकमेल करा था, जैसे कि देखो मेरे को वो 2 गू दे दो तो मैं काम कर दूँगा। लेकिन उसने बोला कि भाई मेरा गू है ही नहीं, मैं कहाँ से करूँगी? तो इस बंदे ने बोला, ठीक है भाई, मैं बचा तो लूँगा जैसा हमारा अलायंस है, लेकिन हमारे अलायंस की ट्रीटी के हिसाब से मैं कोशिश करूँगा बस, और उसे करने में मुझे 3 से 5 साल लग जाएँगे, बचा लूँगा मैं। ऐसे उसने बोल दिया। तो फेरी लिशान अब स्टॉप करते हुए कहती है, अरे रुक जा भाई, जल्दी बचाना है उसको, जल्दी बचाना है, कोई दिक्कत-विक्कत हो गई तो मर-मरा गई तो मेरी ज़िम्मेदारी, मतलब समझ रहा हूँ ना? फैंग-वैंग तो बोल देगा मेरी ज़िम्मेदारी कहाँ है इसमें? वो तो सीधा कह देगा, मेरा काम तो बचाने का था, मैं तो अपना पूरा कर रहा था। मैंने तो अपने पूरे दिल से करा था, मेरे ऊपर ट्रीटी का कोई वो ड्रॉबैक भी नहीं मिलेगा। वो तो ऐसा कह के हट जाएगा, लेकिन हाई लाउलान तो मर जाएगी ना, इसलिए। तो अब फेरी लिशान ये सब चीज़ें समझ गई थी, तो उसने बोला था, अरे यार सुन जाओ, रुको यार, सुनो थोड़ा समझो यार, डिस्कस करते हैं पहले। मेरे गू नहीं है ये, तो मैं कैसे प्रॉमिस कर सकती हूँ? उसने ये बात कही थी लास्ट में। फेंगियोन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टोन में कहता है, हाँ, हाँ, ये कंडीशन थोड़ी-सी ओवर थी। भूल जाओ, मैंने बोला भी था, फेरी सही कह रही हो। सेल्फ स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ क्यूआई दोनों ही हाई लाउलान के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो? फेंगियोन क्लियर करता है, मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, बट ड्रीम पाथ को बनाना लॉन्ग प्रोसेस है, तब तक फेरी तुम कोई और मेथड ट्राई कर सकती हो। फेंगियोन यहाँ पे वार्निंग टोन में भी कहता है, मेरा मेथड पक्का काम करेगा, 100% काम करेगा, पर टाइम लगेगा। अगर इस दौरान हाई लाउलान एक्सपोज़ हो गई, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लकी है हम दोनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट में हैं, कुछ हुआ तो रिवेंज लेंगे। पेरी लिशान गुस्से से एकदम आँख घुमाते हुए कहती है, ताइबान शंख को यहाँ मतलब आँख घुमाते हुए कहती है, ताइबान शंख थोड़ा-सा शांत होते हुए ऐड करते हुए कहता है, अलायंस में सिर्फ 2 साल बचे हैं। अगर तब तक हाई डाउन नहीं जागी तो एग्रीमेंट का क्या? ताई बाई भले ही सॉफ्ट दिखता हो, पर भाई फ़ायदे के मामले में फेंगिवान जैसा होने लग गया था। अरे असर आ रहा है भाई का, असर आ रहा है भाई, फेंगिवान का असर आ रहा है इसमें भी। सीधा कह रहा है, भाई 2 साल बचे हैं एग्रीमेंट में, उसके बाद क्या? देख रहे हो कैसा हो गया है ये बंदा। फेरी लिशान गुस्से में कहती है, यू टू हाई लाउलान का सीक्रेट आइडेंटिटी था। फेरी और उसे हेल्प नहीं ले सकती थी। ड्रीम पाथ
पे कुछ बड़े फोर्सेस का रिसर्च था, बट किसी ने कभी उसकी मदद नहीं की थी, सिर्फ फेंगयुआन पे ही होप थी, यानी फेंगयुआन ही यहाँ पे इकलौती होप है। बाकी लोग को मतलब बाकी लोग तो सीधा कह देंगे भाई हमें तो पता ही नहीं, हम तो रिसर्च अभी कर ही रहे हैं, हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते कि हम उससे बचा पाएँगे या नहीं, और वैसे भी भरोसा नहीं कर सकती फेरी लिशान उन लोगों पर। लेकिन फेंगयुआन पे कर सकती है, और फेंगयुआन ने ये भी बोल दिया कि मैं कंफर्म बचा लूँगा, लेकिन देख लो टाइम लगेगा, तुम्हारे ऊपर है। फेरी लिशान थोड़ा-सा फाइनली एग्री करते हुए कहते हैं ठीक है, 2 इमॉर्टल को दे दूँगी, पर सेल्फ स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ क्यूआई में से सिर्फ एक चूज़ कर सकते हो, दूसरा मैं दूँगी। इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, प्लीज़ फ़ोर्स मत करो। ताई बर्नशन इम्प्रेस्ड टोन में कहता है, वाह! हाई लाओलन कितनी लकी है कि तुम जैसी आंट है उसके पास। फेरी लिशान बिटर स्माइल के साथ कहती है, फेंग युआन को देखती है और क्लियरली डिसीज़न मतलब मेकर वही था, तो वो उसी की तरफ ही देखती है। वो मन में ही सोच रही थी कि मतलब यही बंदा है जो कुछ कर सकता है, अदरवाइज़ तो क्या बोलें? फेंगियाओ सोचने के बाद कहता है ऑलराइट, जैसे फेरी बोलेगी वैसे मुझे भी तुम्हारा माउंटेन प्लेज गू हमेशा से पसंद था। ये भी कोई डील रखेगा। फेरी लिशान एंग्री होते हुए कहती है क्या तुम माउंटेन प्लेज गू चाहते हो? क्योंकि फेंगवा ने सीधा बोल दिया था कि फेरी लिशान तो कितनी अच्छी है, ठीक है चलो माउंटेन प्लेज गू निकालो। भाई फुल फ़ायदा उठाता है बंदा। ये गूस का रेवेन्यू का मेन सोर्स था, अगर ये चला गया तो उसके कनेक्शन और एडवांटेज दोनों खत्म। फेंगिवन हँसते हुए कहता है, "अरे! जोक था, सीरियस मत लो यार।" एक्चुअली वो बस उसका रिएक्शन देख रहा था कि क्या होगा। फेरी ईशान कोल्ड टोन में कहती है, "जोक बिल्कुल भी फनी नहीं था, मेरे पास कुछ इमॉर्टल गू हैं, एक चूज़ कर लो, दूसरा पार्ट लिटिल लान देगी, जब वो जाग जाएगी।" फेंगिवन ओरिजिनली स्लेवरी इमॉर्टल गू लेने का सोच रहा था, पर जब उसने ऑप्शंस देखे तो भाई का मन बदला है। फैंगियन यहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, "ये वाला इमॉर्टल गू बढ़िया है, मैं ये चूज़ करता हूँ।" उसने चूज़ किया था टाइम लक इमॉर्टल गू। ये लक और टाइम दोनों पाथ का मिक्स था। उसे क मतलब यूज़ करने पे यूज़र की लक बढ़ती थी, पर लाइफ स्पैन खर्च होती थी। फेरी लिशान समझने की कोशिश में कहती है, "फैंगियन, ये गू तुम्हारे काम का ही नहीं, ये लाइफ स्पैन खाता है। तुम ज़ॉम्बी हो, तुम्हारा तो ऑलरेडी हाफ डेड स्टेट है। बेहतर होगा कि तुम कोई और गू ले लो।" फैंगियन क्यूरियोसिटी में कहता है, "ओह! ऐसा है क्या?" उसको हिंट मिल गया, फेरी के पास कुछ सीक्रेट मेथड है इस गू को सही से यूज़ करने के। फेरी लिशान हेल्पलेसली एडमिट करते हुए कहती है, "मेरे पास एक इमॉर्टल किलर मूव है। इससे मैं किसी और का लाइफ स्पैन यूज़ करके अपनी लक बढ़ा सकती हूँ।" फेंगियन तुरंत पूछता है, "ये किलर मूव मुझे बेचोगी?" फेरी लिशान कहती है, "बिल्कुल नहीं।" फेंगियन हँसते हुए कहता है, "कोई बात नहीं, मुझे भी ये इमॉर्टल गू चाहिए फिर।" फेरी लिशान कोल्ड टोन में कहती है, "तुम मेरी पूरी प्लानिंग बिगाड़ रहे हो।" फेंगियन सीरियस टोन में कहता है, "नहीं फेरी, मैं तो पहले से ही इस गू को लेना चाहता था। मेरे पास इंच ऑफ टाइम का एक अपग्रेडेड इमॉर्टल रेसिपी है। शायद मैं लाइफ स्पैन की जगह उसका यूज़ कर सकता हूँ।" फेरी लिशान कहती है सरप्राइज़ टोन में, "सच में?" ताई बंशिंग एक्सप्लेन करता हुआ कहता है, "जब हम इंच ऑफ टाइम का रेसिपी लिया था, हमें पता नहीं था कि तुम्हारे पास टाइम लक गू है, बट दोनों कोऑर्डिनेट हो सकते हैं।" ताई बाई हिमसेल्फ टाइम पाथ का एक्सपर्ट था, तो उसकी बात वैलिड थी। फेरी लिशान थोड़ा-सा रिलैक्स होते हुए कहती है, पर टोन थोड़ा-सा अभी भी स्टिफ था। कहती है, ठीक है, पर ये इमॉर्टल किलर मूव बनाना ईज़ी नहीं होगा। क्यों ना तुम ये गू मेरे पास रहने दो, मैं तुम्हारी लक बूस्ट कर दूँगी। पेंगुइन हँसते हुए कहता है, "वही तो, इसलिए तो हमें ये आइडिया सोचा था, तुम्हारे पास गू रहे, तुम ही लक को बूस्ट कर दो।" फेरी लिशान यहाँ पे सोचती हुई कहती है, "अगर टाइम लक इमॉर्टल गू फेंगियन के पास गया, तो फ्यूचर में कंट्रोल उसके हाथ में होगा। अलायंस का भी मतलब एक तरीके का टाइम लिमिट है अलायंस का। अगर दुश्मन बन गए तो क्या उसे गू यूज़ करने देगा? मतलब वो अगर दुश्मन हम दोनों बन गए तो वो ये गू यूज़ करने देगा? बिल्कुल ऑफ कोर्स नहीं करने देगा।" फेरी लिशान दिल में कहती है, "फेंगियन टफ प्लेयर है, मुझे ये गू दिखाना ही नहीं चाहिए था। उसका ओरिजिनल प्लान था टाइम लक गू और फिलर मूव से एक नए इनकम सोर्स बनाना। दूसरे गू इमॉर्टल्स की लक बूस्ट करना एक डिमांडेड सर्विस बन सकती थी। पर अब हाई लाओलान ड्रीम रेलम में फँसी थी, उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट थी, इसलिए पेरी लिशान को फेंगियन पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था। फेंगियन ने मौका देके डायरेक्टली 2 इमॉर्टल गू उससे ले लिए, बड़ा फ़ायदा उठाया। पेरी लिशान मन में कहती है, "अगर मैंने टाइम लक गू नहीं दिया होता, तो शायद फेंगियन कोई भी गू नहीं लेता या दोनों स्ट्रेंथ पाथ गू माँग लेता। तब भी मैं क्या करती? क्या लिटिल लान को हमेशा ड्रीम रिलम में छोड़ देती? उसके पास शू शियान अर का फ़ैमिलियन इमोशन था, जो अब ड्रीम रिलम को और स्ट्रॉन्ग बना रहा था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया, तो लिटिल लान की सोल गायब हो जाएगी।" फेरी लिशान ये सीक्रेट छुपाया, झूठ नहीं बोला, सिर्फ बताया नहीं था। इवन अगर फेंगिवान उसे सेव नहीं कर पाया डील के हिसाब से, तो उसे कोई और सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। इसलिए ली शान के लिए सेफेस्ट ऑप्शन तो यहीं पे फेंगिवान ही रहना चाहिए था, और वही था क्योंकि फेंगिवान ने यहाँ पे कन्फर्म करके बोला कि वो बचा लेगा, कन्फर्म है। फाइनली फेरी ली शान ने टाइम लग गो दे दिया, डील कंप्लीट होती है, दोनों पार्टीज़ ने अपना फ़ायदा निकाला। फेंगिवान ने 2 इमॉर्टल गो लेके अपने नए प्लान्स को बूस्ट करा। ली शान ने अपनी जान और हाई लॉरेन को बचाने का चांस लिया। फेंगिवान और ताई बाय शंक्तो ने तो वापस गए हु इमॉर्टल वेस्टलैंड में। गोल था ड्रीम पाथ के इमॉर्टल गू को रिफाइन करना और इमॉर्टल किलर मूव बनाना। फेरी लिशान चली गई स्नोई माउंटेन के फर्स्ट पीक पे, जहां शू हुई ऑलरेडी डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स को गैदर कर चुका था।
उसने लीशान को मल्टीपल टाइम बुलाया था। फिर लीशान निकलने से पहले कहती है फेंगीवान, लिटिल लान यहाँ टेम्पररी है, थर्ड पीक सेफ नहीं है, जल्दी करो, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा डेंजर बढ़ेगा, अगर लिटिल लान को कुछ हुआ तो तुम भी सेफ नहीं रहोगे। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और फेंगीवान का दिखाया जाता है। फेंगीवान ने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को एक्टिवेट करा और वापस गया हु इमॉर्टल बेस्टलैंड में। अब सीन यहाँ पे चेंज हो गया। नॉर्थर्न प्लेन्स बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। एक इंटेंस फाइट हो चुकी थी और सेंटर में दो बंदे थे, एक था क्वीन बाईशेंग और दूसरा था लेजेंडरी फेंग जीजे। क्वीन बाईशेंग जोर से ग्राउंड पे गिरा, मुश्किल से ही खुद को खड़ा कर पाया। उसका पूरा बॉडी ऑलमोस्ट जेड बन चुका था। क्वीन बाईशेंग कहता है ये मूव ग्रीन जेड सॉन्ग कहलाता है ना। खून थूकते हुए वो जो ग्रीन कलर का एकदम धीरे धीरे होता जा रहा था, जो भी थूक रहा था वो भी ग्रीन कलर का था। वो ग्रीन खून ग्राउंड पे गिरते-गिरते जेड पल्स में बदल गया। पूरा बैटलफील्ड अब जेड के जंगल जैसा बन चुका था। इवन उसके कपड़े, बाल, स्किन सब जेड बन चुका था। सिर्फ ऑर्गन्स इमॉर्टल डिफेंस की वजह से ही बचे थे, अदरवाइज़ वो भी जेड बन जाते। फैंग जीजे एयर में फ्लोट करता हुआ कहता है, हाँ, ये मेरी खुद की क्रिएशन है, ग्रीन जेड सॉन्ग। तुमने 15 मिनट तक रेसिस्ट किया है, रेयर है, मारना बेकार है, सोल सर्च भी डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा। कुछ चलो कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, सच-सच बता देना। बाकी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल शॉक्ड थे। सब लोग मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि भाई ये बड़ा खतरनाक है। ये प्लान तो भाई एकदम प्लान के अगेंस्ट जा रहा था ये। एक गो इमॉर्टल कहता है लॉर्ड फेंग यूजिए, अगर इसे छोड़ दिया तो फ्यूचर में डेंजर बन सकता है। दूसरा गो इमॉर्टल कहता है ये तो ग्रीन जेड सॉन्ग को भी हैंडल कर गया, ऑक्शन में रिचेस्ट भी था, इसे छोड़ना गलत होगा। फेंग जीजे हाथ उठाता हुआ कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, और कुछ मत बोलो। ऑल्ड ओरेकल, जेंटलमैन बम्बू किलर मूव चाहिए मुझे। सब साइलेंट हो गए। ग्रीन जेड बैटलफील्ड देखकर सबका कॉन्फिडेंस एकदम हिल गया था। ये क्लियरली दिखा रहा था कि अगर वो क्वीन बाईशेंग की जगह होते तो भी एक मूव नहीं झेल पाते। यहाँ पे भाई बहुत तक गैंगस्टर है भाई अपना फेंग जीजे तो। फेंग जीजे कहता है फर्स्ट रैंक इन सेंट्रल कॉन्टिनेंट क्यों कहलाता हूँ मैं, अब समझ आया ना। ग्रीन जेड सॉन्ग तो सिर्फ एक है, टोटल 6 इमॉर्टल किलर मूव्स है मेरे पास। धमकी देख रहे हो भाई की धमकी। ओल्ड ओरेकल विजडम पाथ गुई मॉडल के तरीके से कहता है मिट्टी से एक ट्रांसपेरेंट किलर बैम्बू निकालता है। ओल्ड ओरेकल कहता है ये किलर मूव जेंटलमैन बैम्बू रैंक 6 गो के साथ बनता है और 660 मॉडल गो यूज होते हैं। रैंक 7 तक डिटेक्ट कर सकता है। अगर कोई झूठ बोले तो रैंक 8 पे नहीं चलेगा, यानी देखो रैंक 7 तक पता कर लेगा कि कोई बंदा झूठ बोल रहा है कि नहीं, अदरवाइज रैंक 8 वाला डिटेक्ट नहीं करता। रैंक 7 से नीचे सब कुछ पता कर लेगा, ये रैंक 7 तक भी कि कोई झूठ बोल रहा है कि नहीं। क्वीन बाईशेंग गुस्से में और वीक टोन में कहता है एक मूव में हार गया मान लेता। अब यहाँ पे क्वीन बाईशेंग गुस्से और वीक टोन में कहता है एक मूव में हार गया मान लेता हूँ, आस्क योर क्वेश्चन, सिर्फ 3 पूछना। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कुछ कोई इमॉर्टल नाराज हो गए, पर फैंग जीजे स्माइल के साथ कहता है 3 क्वेश्चन काफी हैं। फैंग जीजे कहता है पहला क्वेश्चन, डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल को किसने बेचा। क्वीन बाईशेंग शांत होकर जवाब देता है एक बंदा था, शाह हुआंग इमॉर्टल ज़ॉम्बी। फैंग जीजे कहता है शाह हुआंग इमॉर्टल ज़ॉम्बी, ठीक है कंटिन्यू। क्वीन बाईशेंग कहता है रिसेंटली मिला था, मैंने लक इंस्पेक्शन दूर से चेक किया, उसका लक एबनॉर्मल था, इसलिए दोस्ती की मिस्टीरियस ओरिजिन है, शायद कोई स्ट्रॉन्ग बैकर भी है। ऑक्शन में उसने 13 गो इमॉर्टल कैप्टिविस बेचे, उनमें से एक रैंक 7 वू हाउ भी था। फेरी लीशान से क्लोज कनेक्शन है, बस इतना ही जानता हूँ। जैसे ही इतना बोला क्वीन बाईशेंग का पूरा बॉडी फटने लगा और हेवनली ब्लड लॉस हुआ। पेन में चिल्लाकर हीलिंग इमॉर्टल को एक्टिवेट किया, बेयरली बच गया। यह हुआ अलायंस एग्रीमेंट तोड़ने की वजह से, इंटेंस बैकलैश उसे फील हुआ था। फैंग जीजे ने ओल्ड अरेकल की तरफ देखा, जेंटलमैन बैम्बू स्टिल कलरलेस था, मतलब सब सच बोला गया है, उसने झूठ नहीं बोला, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगा ये जो बैम्बू है ना जेंटलमैन बैम्बू, ये कलर छोड़ देगा, मतलब कलर छोड़ देगा, कह रहा हूँ कलर में आ जाएगा, और कलर में आ गया तो इसका मतलब बंदे ने झूठ बोला है, और अगर इसमें कलर लेस रहा तो इसका मतलब उसने सच बोला है, कोई झूठ नहीं बोला। ये जेंटलमैन बैम्बू तो याद होगा आपको, एक सबसे शुरू में फेंगवान पे यूज़ करा गया था जेंटलमैन बैम्बू, इतने टाइम बाद इसका जिक्र हुआ है यहाँ पे। फैंग जीजे कहता है सेकंड क्वेश्चन, 88 रॉन्ग बिल्डिंग के कोलैप्स के बारे में जो भी पता है वो बताओ। क्वीन बाईशेंग का फेस तुरंत ही बिगड़ गया। अब 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है क्वीन बाईशेंग एस्केप का। क्वीन बाईशेंग स्काई में उड़ता हुआ गया, ब्लैक डॉट बन गया और डिसअपेयर हो गया। एक गो इमॉर्टल फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है लॉर्ड फिंगजे क्या हम उसे वैसे ही जाने देंगे, उसके पास इतने इमॉर्टल गो और ऑक्शन का आधा माल भी उसके पास है। फैंग जीजे अपना हेड शेक करते हुए कहता है मैं मारना नहीं चाहता, उसके पास एक डेडली सोल डेटोनेशन टेक्निक है, अगर फोर्स किया तो हमारे कुछ लोग भी साथ में जा सकते हैं, सारी इन्फो तो वेस्ट हो जाएगी ना, इसलिए। गुई मोटर शॉक में कहते हैं क्या। फैंग जीजे पॉइंटिंग करते हुए कहता है बैम्बू की तरफ, ये जेंटलमैन बैम्बू चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सब साइलेंट हो गए। ओल्ड ओरेकल ने स्माइल के साथ किलर मूव हटा दिया। ओल्ड ओरेकल कहता है थैंक यू लॉर्ड फैंग जीजे, अब हम इजिली रियल कल्प्रिट को मतलब पहुंच सकते हैं वहां तक। फैंग जीजे कहता है अब 2 ग्रुप्स बनाते हैं, एक ओल्ड ओरेकल को गार्ड करेगा सो ही कैन डिड्यूस, यानी
एक तरीके से वो पता लगाएगा, ये विज़डम पाथ का बंदा है ना ओल्ड ओरेकल, तो ये डिड्यूस करेगा कि कौन है फेंग युआन, कहाँ है, अभी कहाँ पे होगा, कैसे इसने करा, सब कुछ पता करेगा विज़डम पाथ की मदद से, ये ओल्ड ओरेकल। और दूसरा ग्रुप मेरे साथ चलेगा नॉर्थर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस में, शाह हुआंग का पता लगाने। अगर वो अंदर का बंदा निकला, यानी कहीं अंदर का बंदा निकला तो तुरंत पकड़ लेंगे। गो इमॉर्टल ने प्लान फ़ॉलो किया और 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए। 15 मिनट बाद न्यू ग्रुप की एंट्री होती है, कुछ ब्लरली एक्सल्यूटियस ग्राउंड पे लैंड होते हैं। ही लांगज़ी शॉक में कहता है, ये ग्रीन जेट का पूरा बैटलफ़ील्ड, किलर मूव की पावर अभी भी फ़ील हो रही है मुझे यहाँ पे। हाई चेंग एकदम वरिड टोन में कहता है, लगता है क्वीन बाईशेंग पे पहले ही अटैक हो चुका है। फेरी जियांगयू ने इन्वेस्टिगेट को निकाला, स्कैन किया, फिर रिलैक्स हो गई। फेरी जियांगयू कहती है, फाइट तो हुई है, पर क्वीन बाईशेंग कैप्चर नहीं हुआ। वो इस डायरेक्शन में भागा है। उसकी इन्वेस्टिगेट पावर देखकर हाई चेंग और शू ज़ोंगज़ी एकदम स्टन्ड रह गए थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाले सब ट्रेसेस हटा गए थे, यानी अपने तो सब हटा गए, लेकिन क्वीन बाईशेंग का नहीं हटाया था। फिर भी जियांगयू ने 10 से ज़्यादा गुई मोटर्स ऑरास को ट्रेस कर लिया। सबसे सबसे ज़्यादा बड़ा ऑरा पता है यहाँ पे किसका था? फेंग जीजे का, क्योंकि वो भाई वो ऐसा बंदा है ना, अगर उसे बोलेगा कि अपना वो ऑरा हटा ले, अपनी चीज़ें हटा ले, तो ये पता है क्या करेगा? ऐसे ही हाथ हिला के चला जाएगा। मतलब जाति होता है ना एक घमंड बंदे के अंदर कि मुझे कौन मारेगा, किसमें दम है, तो ऐसे टाइप का बंदा था ये। शिव जोंगजी शॉक ढूंढते हुए कहता है, मोर देन 10 गु इमोटल्स बच गए, हम तो बस 5 लोग हैं, कैसे ट्रैप करेंगे इन लोगों को? ब्लैक रॉब्ड गु इमोटल एकदम वॉइस में कहता है, मेरे पास मेथड है, डोंट वरी। फेरी जियांग यू अर्जेंट में कहती है, चलो उस डायरेक्शन में चेस करो जल्दी से। सीन यहाँ पे चेंज होता है, लांग या ब्लेस्ड लैंड का सीन देखते हैं। लांग या लैंडस्पीड एक माउंटेन ऑफ इमोटल मटेरियल्स देखकर शॉक और खुश होती है। लांग या लैंडस्पीड कहती है, ये क्या है? 1,500 किलो डेथ वाटर जेड वुड एक्स, वाह फेंगयुआन तू तो कमीना निकला, पर ब्रिलियंट भी है। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों हाई थी, पर जब 4 और 6 वाला प्रॉफिट स्प्लिट याद आया तो अंदर तो आग लग गई भाई के, क्योंकि खोला था ना उसने 40% ब्लेस लैंड की स्पिरिट का और 60% फेंगयुआन का। लांग या लैंड स्पिरिट सोचते हुए कहते हैं, मेरे काम से 13 इमोर्टल को कैप्टिविस्ट मिले और तू प्रॉफिट ले जा रहा है, यानी मेरे काम से 13 लोग मैंने दिए थे कैप्टिविस्ट और तू सारा प्रॉफिट ले जा रहा है। फेंगयुआन यहाँ पे शांत टोन में कहता है, अगर तू चाहे तो ये इमोर्टल मटेरियल्स ले सकता है। यहाँ पे लांग या लैंड स्पीड एकदम सस्पिशियस होते हुए कहती है, अब क्या स्कीम चला रहा है तू, हैं क्या सोचे है तेरी? फेंगयुआन एक्सप्लेन करते हुए कहता है, तेरे पास हेरी मैन है, एक्सपर्ट गू रिफाइनर है, मेरे पास कभी मॉर्टल गू मतलब एक तरीके से मॉर्टल गू तो मेरे पास है काफ़ी, जो रिफाइन कर मेरे को करवाने हैं। तुम्हारा काम चाहिए मुझे, पर पेमेंट दूंगा इमॉर्टल मटेरियल्स को फॉर्म में, यानी मटेरियल्स दे दूंगा तुझे, फेयर ट्रेड है ना? लांग या लैंड स्पीड सोचता हुआ कहता है, फिर मना कर देता है। ओह सॉरी, फिर मना लेता है। यहाँ पे लांग एलाइंसमेंट कहता है, चलो ठीक है, क्योंकि इसमें इसका ज़्यादा लॉस नहीं था ना इसलिए। वो कहता है चलो ठीक है, जैसे मैं इंकमैन लड़की मदद करता हूँ वैसे ही तेरा काम भी लेता हूँ। यानी वो कह रहा है कि इंकमैन की जो लड़की वाला जो भी पूरा समाज है इनका, इंकमैन का वो मदद करता है ना उनकी, और इंकमैन की भी मदद करते हैं लैंड स्पीड की। तो ये कह रहा है जैसे मेरा उनके साथ रिश्ता है रिफाइन करने का, ऐसा मैं तेरे साथ भी कर दूँगा। यानी इसके भी रिफाइन करवा दिया करेगा मॉर्टल वाले को, इमॉर्टल वाले नहीं, ध्यान रखना। फेंगयुआन यहाँ पे कोई भी मॉर्टल को रिफाइन करवा सकता है लैंड स्पीड से। अब सीन दिखाया जाता है, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड, लोकेशन डांगहुन माउंटेन। फेंगयुआन ओरिजिनल फॉर्म में ऊपर एकदम भाई हवा में था और 6 फीट टॉल, ग्रीन फेस, शार्प फैंग्स और 8 मॉन्स्टरस आर्म थे उसके। फेंगयुआन यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, पुलिंग माउंटेन। एक इनविजिबल फोर्स उसकी बॉडी से निकली और माउंटेन की तरफ गई। उसने 8 आर्म खोल के टाइट ग्रिप बनाया जैसे माउंटेन को उठा रहा हो। रंबल सी आवाज आई, पहले हल्की वाइब्रेशन, फिर डांगहुन माउंटेन धीरे से जमीन से उठने लगा। फेंगयुआन फुल पावर यूज कर रहा था, मसल टाइट थे, बोन से क्रैकिंग साउंड आ रही थी, फिर भी रुक नहीं रहा था। माउंटेन थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 फीट तक उठ गया। हो इमॉर्टल लैंड्स पे शॉक में देख रही थी। फेंगयुआन यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए कहता है, राइस उठाया उसने, उसकी बॉडी से लाइट रेस निकलने लगी। ये थे स्ट्रेंथ पाथ दाव मार्क्स। ये दाव मार्क्स इमॉर्टल गू के साथ रेसोनेट कर रहे थे। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, पुलिंग माउंटेन यूज करके मुझे 20% ज़्यादा पावर मिली है। दाव मार्क्स के रेसोनेंस की वजह से माउंटेन काफ़ी ऊपर ले जाके धीरे धीरे वापस ग्राउंड पे रखा। ठंडर जैसी साउंड आई जैसी नीचे रखा गया, डस्ट उड़ी हर तरफ। फेंगयुआन का बॉडी पूरा एकदम थक चुका था, मसल्स एकदम इंजर्ड थे, बोन तो डैमेज हो गई थी, लेकिन कुछ सेकंड में सब कुछ हील भी हो गया, क्योंकि भाई ज़ॉम्बी की रीजनरेशन पावर है भाई के पास। फेंगयुआन यहाँ पे एनालाइज करते हुए कहता है, 3 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस लग गए इसमें, ज़्यादा हैं, बट डांगहुन माउंटेन जैसा बड़ा टारगेट तो ठीक ही है इस पे यूज़ करना। माउंटेन नॉर्मल सा मतलब नॉर्मल से अलग है, यूनिक गट्स गू बनाता है। पूरे 9 हेवेंस में वन ऑफ अ वन काइंड, यानी अकेला एक लौता अजूबा है भाई ये पूरा। फेंगयुआन कहता है, ऑर्डिनरी माउंटेन्स पुल करना ईजी होगा, पुलिंग माउंटेन ये गू बेस्ट है। माउंटेन को पुल करना आसान नहीं होता, रूट्स होती हैं, अगर फोर्स किया तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। फेंगयुआन रियलाइजेशन करते हुए कहता है, पुलिंग माउंटेन डायरेक्टली रूट कनेक्शन तोड़ मतलब
तोड़ता है बिना माउंटेन को डैमेज किए और दोबारा से जोड़ भी देता है। ये किसी नॉर्मल मेथड से पॉसिबल ही नहीं है। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्लेस्ड लैंड का एरिया, लेक वाला। फेंगिवा ने नेक्स्ट टारगेट लिया पुलिंग वाटर इमॉर्टल को यूज करके। लिटिल हु इमॉर्टल की हेल्प से इंस्टेंटली लेक के ऊपर पहुंचा और एरिया फुल लेक्स और प्लस डार्क क्लाउड्स में एकदम स्टार फ्रेगमेंट ग्रास पे प्लांटेड था। ऊपर शाइनिंग स्टार लाइट और नीचे लेक्स में रिफ्लेक्शन मैजिकल व्यू था। लेक में ब्लू जेड क्रैब्स और एयर बबल फिशेस और वाटर वुल्फ्स का हैबिटेट था। फैंगयुआन कहता है अब नेक्स्ट है पुलिंग वाटर ट्राई करते हैं। और सेम वही इनविजिबल फोर्स लेक में गया। फेंगयुआन ने दोनों हाथ उठाए, लेक का पानी हवा में उड़ गया। डांगहुन माउंटेन से कंपेयर करें तो ये काम प्रॉपर उठाने जैसा इजी लगा, यानी सॉरी मतलब इतना इजी लगा, इतना प्रॉपर तरीके से इसे उठाया गया, इतना इजी लगा कि क्या बताएं। मतलब ऐसा मान लो कि बंदा ना, अरे बहुत हल्की चीज उठा रहा है, कोई भी रूई मान लो, रूई उठा रहा है ऐसे टाइप का। फिश, श्रिम्प्स, ईल्स पानी के अंदर एकदम फ्रीली मूव कर रहे थे लेकिन लेक के बाहर नहीं जा रहे थे। इनविजिबल फोर्स एकदम रोक के रखा था। एक तरीके से मान लो जैसे एक्वेरियम होता है ना, एक्वेरियम की तरह उठा लिया गया तो वो चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी और पानी एकदम एक्वेरियम की तरह उठा रहेगा ऊपर। लेक के नीचे का एरिया पूरा ड्राई हो गया था, सिर्फ प्लांट्स और स्टोन्स और शेल बचे थे। फैंगीवान ने फिंगर से शेप चेंज करने लगे और कभी मतलब कभी टफ, कभी एकदम बेल, कभी क्यूब्स, हर तरह के फॉर्म में आ रहे थे। उसने सिर्फ सोचा और लेक का पानी शेप शिफ्टिंग करने लगा। फ्लाइंग बियर, फ्लोटिंग क्लाउड्स एक्सेट्रा सब में बदल रहा था। सब क्रीचर्स फोर्स के अंदर ही बंद रहे थे, एकदम बंद थे और कुछ बाहर नहीं निकल रहे थे। लिटिल हु इमॉर्टल एक्साइटेड होते हुए कहती है नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। ताई बनशंग इंप्रेस्ड होते हुए कहता है मूविंग माउंटेन और रिवर, दिस इज द इमॉर्टल लेवल पावर। फैंगिवा ने लेक का पानी जेंटली वापस डाल दिया सरफेस पे, वेव की तरह एकदम बही और सब वापस आ गया। फैंगिवा यहाँ पे सोचता हुआ कहता है पुलिंग माउंटेन और पुलिंग वाटर दोनों का स्पेसिफिक यूज़ है। गुड इंटेंशन से रेन ला सकता हूँ और माउंटेन हटा सकता हूँ, बट अगर बुरी नीयत से यूज़ करे तो डिजास्टर हो सकता है। ये था गु इमॉर्टल का रियल बैटल स्ट्रेंथ, मॉर्टल के लिए अनबीटेबल था। फेंगियोन यहाँ पे रियलाइज करते हुए कहता है दो इमॉर्टल को मिलते हैं मेरा बैटल पावर एक्सप्लोड हो गया, बट इन दोनों के अपने किलर मूव्स मैरिड सेल्फ में फिट करना ईजी नहीं होगा। यानी अगर इनको मिक्स करना है, यूज़ करना है अपने सेल्फ मैरिड सेल्फ में तो मिलाना मुश्किल है। इसलिए सेल्फ स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ क्यूआई डायरेक्ट मैच करते हैं लेकिन ये दोनों तो अलग हैं। टाइम और एफर्ट लगेगा क्योंकि वो जो चाहता था उसका प्लान तो ये था कि अगर हाई लेवल वन के दोनों गु मिल जाए उसे सेल्फ स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ क्यूआई तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अब उसे वो गु तो अभी मिलेगा नहीं, अभी तो पहले उसे बचाना पड़ेगा और शायद उनमें से एक ही गु मिलेगा। इसलिए वो कह रहा था कि वो वाले गु होते तो बढ़िया, लेकिन अब यहाँ पे जो दो गु हैं इसके पास, पुलिंग माउंटेन और वाटर या रिवर जो भी कह लो, इनका ही यूज़ करना पड़ेगा उसे। पास्ट में भी लाइटनिंग पाथ का कोई मॉडल और हाई लावलान जैसे लोग किलर मूव बनाने में स्ट्रगल कर चुके थे। फैंगयुआन के पास अभी क्लियर आइडिया नहीं था कि कैसे इन दोनों गु को कंबाइन करे, बट फिर भी कॉन्फिडेंट था। मेनली किस वजह से, विजडम गु की वजह से, क्योंकि उसके पास विजडम गु की पावर थी। विजडम गु से इन्फिनाइट इंस्पिरेशन मिलता था, गु रेसिपी, किलर मूव सब डिज़ाइन करने में हेल्प मिलती थी। इसलिए अब वो सोच रहा है कि पुलिंग माउंटेन या पुलिंग वाटर रिवर जो भी है इसको मिक्स कैसे करा जाए मैरिड सेल्फ में। पहले तो उसे चाहिए था हाइलालन के गु, लेकिन अब वो नहीं मिल रहे, उनमें से एक ही मिल रहा है, वो भी बाद में मिलेगा, अभी नहीं। तो वो सोच रहा है कि बाद का बाद में देखेंगे, अभी इन दोनों गु को मिक्स करने का देखते हैं। विजडम गु की हेल्प से ही देख लेंगे, लेकिन देख लेते हैं। सीन दिखाया जाता है ऑक्शन रिकैप स्ट्रेटेजी प्लानिंग। फैंगयुआन ने काफ़ी कुछ एक्सचेंज किया था ऑक्शन में। कुछ गु आए थे, कुछ नई-नई चीज़ें आई थी, जैसे वर्ल्डली वेव ट्रेस और अज़ूरे क्लाउड, ये तो शायद उसने दे दिए थे। और आयरन क्राउन ईगल स्ट्रेंथ, पुलिंग वाटर माउंटेन, ये वाला जो था ईट स्ट्रेंथ, अनराइवल मिस्ट्री, ये वाले सारे गु से मिले थे। ये सारे गु यूज़फुल थे, स्पेशली स्ट्रेंथ पाथ के लिए, और बैटल स्ट्रेंथ बहुत बूस्ट हुआ था। ताई बर्नशेंग हैप्पीली कहता है जूनियर ब्रदर तेरा पावर तो अब मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा सॉरी। फैंगयुआन यहाँ पे प्लानिंग मोड में जाता है। बैट कॉप्स मिला है, तीसरा विंग ऐड कर सकता हूँ और ईट स्ट्रेंथ और ईगल स्ट्रेंथ से दाव मार्क्स बढ़ेंगे। दाव मार्क्स जितनी ज़्यादा होंगे इमॉर्टल गु का आउटपुट भी उतना ज़्यादा होगा। तो उसको अर्जेंटली ये गु बनाने थे जो अभी ज़रूरी थे, जैसे इंच ऑफ टाइम, मेमोरी थॉट गु, मलेशियस थॉट गु और भेस बदलने के लिए न्यू फेस डिज़ाइन भी बनाना था। काफ़ी काम पेंडिंग था और सब क्रिटिकल था। ताई बर्नशेंग रिमाइंडर करते हुए कहता है फेरी लिशान से प्रॉमिस किया था, उसे मत भूल। हाई लॉलन को जगाने के लिए ड्रीम पाथ गु रिफाइन भी तो करना है। फैंगयुआन कहता है अंडरस्टूड, तुम ईस्टर्न सी चले जाओ। ताई बर्नशेंग स्माइलिंग करते हुए कहता है शार्क डीमन ऑलरेडी काफ़ी बार कॉल कर चुका है, कुछ भी अर्जेंट हो तो बता देना, मैं तुरंत ही वापस लौट आऊँगा। फैंगयुआन यहाँ पे वार्निंग देते हुए कहता केयरफुल रहना, ऑक्शन में हमें काफ़ी कुछ रिवील कर दिया है। माँ और जाओ दूसरे के हाथ लग चुके हैं, सिचुएशन हमारे लिए रिस्की हो सकती है। इस वक्त उसे पता नहीं था कि शाह हुआंग वाली आइडेंटिटी ऑलरेडी लीक हो चुकी है, यानी वो एक्सपोज हो चुका है फैंगयुआन पहले से। तो अब तो इसके ऊपर भाई तूफान आने वाला है फैंगयुआन के ऊपर, देखते हैं कैसे हैंडल करेगा।
अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें कुछ और ही दिखाया जाता है, एक अलग-सी चीज़। हल्की-सी यहाँ पे बारिश हो रही थी, सीन बारिश का था और क्विंग माओ माउंटेन हमेशा से ज़्यादा ग्रीन लग रहा था। फेंग युआन अपने रूम में बैठा था, सामने उसका छोटा भाई फेंग ज़ेंग खड़ा था। फेंग ज़ेंग कहता है, "भाई, तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो? अंकल और आंटी ने हमें इतने साल मुश्किल से पाला और तुम्हें उनको एल्डर्स के सामने रिपोर्ट कर दिया। ये तो फुल अनग्रेटफुलनेस है।" फेंग ज़ेंग ने अपना सीना तान के रखा था और बिल्कुल राइटिश टोन में फेंग युआन को सुना रहा था। फेंग युआन का एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था, उसकी नज़र आइस जैसी ठंडी थी। उसने आस-पास देखा और सोचा, ये ड्रीम रियलम तो काफ़ी रियल लग रहा है। फेंग युआन ड्रीम रियलम में आ गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बॉडी चेक किया। उसके रैंक 3 प्राइमेसी में लिकर वॉर्म, ऑल आउट एफर्ट गो और कुछ और गो थे। उसका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स्ड हो गया। फेंग युआन यहाँ पे सोचता हुआ कहता है, इस बॉडी की कल्टीवेशन लेवल वही है जो 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड में थी। तभी फेंग ज़ेंग गुस्से में कहता है, अभी एल्डर्स का ट्रायल में टाइम है। तुम अभी भी अपना केस वापस ले सकते हो। अगर तुम्हें केस छोड़ना नहीं तो तुम्हारी रेपुटेशन ज़ीरो हो जाएगी। सब तुम्हें नीचा देखेंगे और मैं तुम्हें अपना भाई मानने से इनकार कर दूँगा। फेंग युआन हल्की-सी हँसी से हँसा, फिर थोड़ा-सा खड़ा हुआ और फेंग ज़ेंग की तरफ चला। फेंग ज़ेंग पीछे हट के कहता है, भाई तुम क्या करने वाले हो? उसने देखा कि फेंग युआन उसके दिल में एक स्ट्रॉन्ग डिसगस्ट वाला फीलिंग देख रहा है। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, ये ड्रीम रियलम का ट्रैप है। उसने अपना डिसगस्ट अंदर ही अंदर दबा लिया और बिना कुछ बोले फेंग ज़ेंग के पास से निकल गया और सीधा डोर के बाहर गया। फेंग ज़ेंग चिल्ला के कहता है, भाई। उसने तुरंत ही मुड़कर फेंग युआन को हाथ से पकड़ा। फेंग युआन रुक गया, अंदर से भी और ज़्यादा डिसगस्ट फ़ील हो रहा था। उसका मन उसको एकदम थप्पड़ मारने को हो रहा था, लेकिन उसने अपना इमोशन कंट्रोल करा। फेंग युआन ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ के एकदम छुड़ाने की कोशिश की, पर नेक्स्ट सेकंड फेंग ज़ेंग ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। फेंग युआन ने हेल्पलेसली एक सांस भरी, फिर उसकी आंखों में एक शार्प लाइट चमकी और उसने अपना पैर उठाया और फेंग ज़ेंग को एक किक मारी। फेंग ज़ेंग जमीन पे गिरा और कुछ टाइम तक उठ ही नहीं पाया। फेंग युआन ने वहां पे फ्री हो चुका था और किक मारने के बाद और बिना रुके बड़े स्टेप से दूर एकदम थोड़ा दूर चला गया उससे और डोर से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने डोर क्रॉस किया, सीन चेंज हो गया। अब वो गोयू क्लैन का डिस्कशन हॉल में था। दोनों साइड एल्डर्स बैठे थे, बीच में क्लैन लीडर और उसकी नज़र फेंग ज़ेंग और फेंग युआन पे थी। फेंग युआन ने अपने आप को चेक किया और वो घुटनों पर बैठ गया। उसके साइड में फेंग ज़ेंग भी था। फेंग युआन बिल्कुल अवेयर था। उसे पता था कि जब उसने फेंग ज़ेंग को किक मारा था तभी उसके इमोशन हिल गए थे और इसी वजह से ड्रीम रेलम का ट्रैप और स्ट्रांग हो गया था। पहला सीन सिर्फ एक रूम का था जहाँ सिर्फ 2 लोग थे। अब डिस्कशन हॉल काफ़ी बड़ा था और आस-पास 10 लोग थे। ज़्यादातर लोगों के चेहरे ब्लर थे, सिर्फ फेंग युआन का फेस क्लियर था। फेंग युआन ने आस-पास देखा, जैसे ही इसने क्लैन लीडर पे नज़र डाली, उसका फेस और भी क्लियर होने लगा। फेंग युआन ने तुरंत नज़र हटा ली। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, जितना ज़्यादा देखूँगा उतनी मेरी यादें खींची जाएँगी और ड्रीम रियलम और रियल लगने लगेगा। सबसे बड़ा रिस्क इमोशन का है। जैसे ही मैंने इमोशनल रिएक्शन दिया, मैं ट्रैप में और डीप चला जाऊँगा। उसके पास कोई ड्रीम पाथ इमॉर्टल गो नहीं था, तो अगर वो फँसा तो निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। फेंग युआन अंदर ही अंदर कहता है, ड्रीम में गो रिफाइंड मटेरियल कहाँ है? यानी इस ड्रीम रियलम में आया तो वो गो रिफाइंड के मटेरियल ढूँढ रहा था। कहीं ये सेकंड सीन में नहीं है या थर्ड में होगा? यानी सीन बाय सीन ड्रीम चेंज होते रहेंगे। उसने आस-पास सर्च करा पर कुछ नहीं मिला। तभी क्लैन लीडर कहता है, सब सुनो। एक एल्डर आगे आया और सबको बताया कि फेंग युआन ने अपने अंकल आंटी के अगेंस्ट केस डाला है। उन पे अपने माँ-बाप के इनहेरिटेंस का फ्रॉड करने का इल्ज़ाम लगाया है। फेंग ज़ेंग विटनेस था, उसने अंकल आंटी के फ़ेवर में बोल रहा था। फेंग युआन ने सब सुना, उसके अंदर डिसगस्ट और हेट बढ़ गई, थोड़ा एंगर भी था, पर उसने सबको कंट्रोल करा क्योंकि देखो अगर वो ये जो इमोशन है उसके अंदर आते जाएँगे और अगर इसने कंट्रोल नहीं करा तो ड्रीम रियलम में और फँस जाएगा, वो गंदा वाला फँस जाएगा। यहाँ पे बंदा शायद इसलिए आया है मटीरियल्स ढूँढने के लिए ताकि रिफाइन कर सके ड्रीम पाथ वाले को। लेकिन अगर अपने मिशन से भटका और यहाँ पे इसमें फँस गया है तो दिक्कत हो जाएगी। एल्डर्स ने जब बात की तो सब फेंग ज़ेंग के साइड ले रहे थे। फेंग युआन को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उसी की सिचुएशन डेंजरस होती जा रही थी। लेकिन वो शांत था, वो हर इमोशन को ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रहा था। अंदर वो सब एकदम हँसी उड़ा रहा था। कैन लीडर कहता है, अब एक्यूज़्ड अंदर आए। अंकल आंटी गुस्से वाले चेहरे के साथ अंदर आए। जैसे ही आए, वो फेंग युआन को सुनाने लगे कि उनका ये कितना खराब बेटा है, ये बहुत है, झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है हमारे ऊपर। फेंग युआन ऐसे-ऐसे कह रहे थे। उन्होंने कहा सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। एल्डर्स उनकी बात मान गए। कोल्ड स्माइल के साथ फेंग युआन को देखा। क्लैन लीडर कहता है, एक लास्ट चांस दे रहे हैं, कुछ कहना चाहते हो? फेंग युआन ने कोल्डली स्माइल करा। फेंग युआन सोचता है ये ड्रीम रियलम का ट्रैप है। अगर मैंने अब कुछ बोला तो एक तरीके से इमोशंस ट्रिगर होंगे और मैं वापस से और फँस जाऊँगा। इसलिए उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सर हिला दिया। क्लैन लीडर का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। क्लैन लीडर कहता है, तुम गिल्टी हो, तुम्हारे पास बोलने का कुछ नहीं है। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम 9 लीफ फर्टिलिटी ग्रास अंकल आंटी को वापस दोगे। 9 लीफ फर्टिलिटी ग्रास बिल्कुल फ्रेश और रियल लग रही थी। वो उसके प्राइमरी से निकल गई और अंकल आंटी को दे दी गई। फेंग ज़ेंग झुक के
कंटिन्यू करते हुए कहता है, थैंक यू लॉर्ड क्लैन लीडर, थैंक यू एल्डर्स फॉर क्लियर जजमेंट। आपने मेरे इनोसेंट अंकल आंटी की रेपुटेशन बचा ली। देख रहे हो इतना सब देख, जब हमें स्टोरी पता है, हमें भी ये सब पता है, तो गुस्सा नहीं आएगा ये सब देख के। लेकिन अगर हमने गुस्सा करा, कोई भी इमोशन दिखाया, कुछ भी बोला, तो भाई हम और फँस जाएँगे, इसलिए हमें फँसना नहीं है। पहले क्या था, फेंग युआन सिर्फ़ फेंग ज़ेंग से बातें कर रहा था और फेंग ज़ेंग भी उसके सामने उसको प्रोवोक करने की, एकदम गुस्सा दिलाने की, एकदम बेकार से बेकार बातें बोला था, जिससे बंदे का दिमाग खराब हो, उसके इमोशन निकल के आए। लेकिन उस टाइम पे फेंग युआन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन लास्ट टाइम पे फेंग युआन ने उसे लात मार दी, जिसकी वजह से उसका इमोशन निकल गया और वो वहाँ से चेंज होके दूसरी जगह आ गया, इस वाली जगह पर जहाँ पे इतने सारे लोग थे। अगर इतने सारे लोगों के सामने फिर से वो कुछ हरकत करता, तो शायद अभी 10 थे, 10 की जगह 50 हो जाते, पूरे क्लैन के सामने उसकी बेइज़्ज़ती होती या और भी कुछ बड़ा हो जाता, है ना? क्या पता? फेंग युआन ने थोड़ा एंगर और सैडनेस फ़ील किया, लेकिन उसने कंट्रोल करा, उसकी नज़र शाइन कर रही थी, वो 9 लीफ फर्टिलिटी ग्रास को घूर रहा था। फेंग युआन सोचता है, तो गुड रिफाइनड मटेरियल यही है। 9 लीफ फर्टिलिटी ग्लास कितना डेंजरस ट्रैप था। इस की आइटम को मेरे इमोशन के साथ टाई किया गया था। जितना ज़्यादा मैं इस पे फ़ोकस करता, उतना ही डीप मैं ड्रीम रियलम में फँस जाता। यानी वो कह रहा है, जो 9 लीफ फर्टिलिटी ग्रास है ना, ये रिफाइंड होने का मटेरियल है। लेकिन हमें इसका शायद नाम यहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है, असल में शायद ये कुछ और होगा। हमें तो यहाँ पे फेंग युआन के इमोशन के हिसाब से फर्टिलिटी ग्रास बताया जा रहा है, क्या पता असल में इसका क्या नाम हो। वो तो जब ये बाहर निकलेगा ड्रीम रियलम से तब पता चलेगा, या खुद फेंग युआन बता दे तब पता चलेगा। ये सोच के फेंग युआन ने तुरंत ही अपना मूव किया। उसने प्राइमल एसेंस निकाली और अपने गू में डाली। स्ट्रेंथ पाथ के मल्टीपल स्पेंथम्स अपीयर हुए। उन्होंने अंकल आंटी पे अटैक करा। फेंग युआन ने बिना टाइम वेस्ट किए 9 लिए फर्टिलिटी ग्रास ले लिया और बिना रुके डोर खोल के भाग गया। क्लैन लीडर गुस्से में हंसता हुआ कहता है, चूहे। वो भी इसके पीछे भागा। एल्डर्स चिल्ला के कहते हैं, तुमने अपने सीनियर को इंसल्ट किया है, तुम भी बहुत मतलब बुरे हो, तुम्हें मरना चाहिए। वो भी चेज़ करने लगे। फेंग युआन जैसे ही डोर के बाहर निकला, तुरंत ही दोबारा से सीन चेंज हो गया। यानी हर सीन के अंदर ना शायद एक एक मटेरियल आता है, तो उसे मटेरियल तक का वेट करना है। जैसे सीन आया, यहाँ पे उसने इतना कुछ सहा और उसके सामने जैसे ही मटेरियल आया, जैसे 9 लीफ फर्टिलिटी ग्रास, नाम तो यही है लेकिन क्या पता कोई और सा मटेरियल हो ड्रीम पाथ का। तो जैसे ही इसके सामने आया, फेंग युआन को एक बार पता चल गया कि अच्छा यही मटेरियल है। उसने मटेरियल लिया और फिर उसने जितने रूल थे तोड़ के एकदम और फँस जाने के लिए कोई बात नहीं, तब उसे कोई डर नहीं था। अपना मटेरियल लेके निकल गया। अब जैसे ही वो निकलेगा, वो कहीं और पहुँच जाएगा किसी और सीन में। अब यहाँ पे एक और मटेरियल आएगा, तब तक उसे रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मटेरियल कहाँ पे है। जब मटेरियल मिल जाएगा तब वो सीन में छेड़छाड़ कर सकता है, अदरवाइज़ दोबारा ऐसे करेगा तो सीन दोबारा से चेंज हो जाएगा बिना मटेरियल मिले। और बिना मटेरियल मिले सीन चेंज होता है, तो तुम्हें और आगे जाके मटेरियल मिलेगा और जितना तुम आगे जाते जाओगे उतना डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी और एंड में तुम फँस जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम शुरू-शुरू में ही मटेरियल लेके यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम्हारे पास इमॉर्टल वो तो है नहीं जो तुम बच जाओ। इसलिए शुरू-शुरू में ही मटेरियल्स लो अपने और निकलो, सारे सीन के हिसाब से। पहला सीन तो उसने वेस्ट कर दिया फेंग ज़िंग के साथ वाला, अब दूसरा सीन था एल्डर्स के साथ वाला। यहाँ पे उसने मटेरियल तो ले लिया, अब दूसरा सीन में जा रहा है वो, तीसरे सीन में सॉरी, अब तीसरा सीन भी देखेंगे। अब वो एक केव में था जहाँ हर जगह पेल व्हाइट बोन्स पड़ी थी। ये सीन देख के उसने साउथर्न बॉर्डर के बाईगू माउंटेन की याद आ गई। ग्रे बोन स्कॉलर के इनहेरिटेंस के चक्कर में फेंग युआन बाई निमिंग से मिलके काम किया था। उन्होंने फाइनली बाईगू माउंटेन से एस्केप किया था और बाई क्लैन के असॉल्ट से बच गए थे। ये मेमोरी उसके दिल में डीपली एकदम भाई लगी हुई थी और जैसे ही याद ट्रिगर हुई, केव का सराउंडिंग और ज़्यादा क्लियर होने लगा और पूरा बाईगू माउंटेन जैसा लगने लगा। जैसे वो तब था ऐसे अभी भी लग रहा था। यानी अब उसका तीसरा सीन आया है, तीसरा सिनेरियो है उसका बाईगू माउंटेन का। यहाँ पे शायद बाई नेमिंग भी होगी और बाई क्लैन वाले जो बंदे उसके पीछे पड़े थे, जिसमें बाई क्लैन के 2 बंदों को इसने अपने फेंग युआन ने तल दिया था, पकौड़ा बना दिया था उसका। तो शायद यहाँ पे दोबारा से वो सीन आने वाला है, देखते हैं क्या होगा। फेंग युआन यहाँ पे अलर्ट हो गया। उसने तुरंत ही अपनी मेमोरीज को याद करना रोक दिया। इसी मोमेंट पे गुयू क्लैन लीडर ऑलमोस्ट 10 एल्डर के साथ उसकी नज़र सामने आया और सबके सब उसके पीछा कर रहे थे। फेंग युआन तुरंत ही पीछे हटा। अगर उस ड्रीम रियलम के अंदर उसकी डेथ हो जाती तो उसकी सोल पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता, या फिर वैसे ही ड्रीम के अंदर वो मर भी सकता था। पिछले 5 सालों में पता नहीं कितने गू मास्टर ऐसे ड्रीम रियलम के झांसे में अंदर आके मर गए थे। फेंग युआन की सोल काफ़ी स्ट्रांग थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस कम थे। लेकिन सोल इंजरी तो होना पॉसिबल है। फेंग युआन को सोल इंजरी का डर नहीं था, क्योंकि उसके पास गट्स गू का एक्सक्लूसिव ट्रांजैक्शन कंट्रोल था। फेंग युआन ने मतलब एक तरीके से उसे इस सब पर डर नहीं है, बस उसे कैसे भी मटेरियल इकट्ठा करना है। यहाँ से भी इस सिनेरियो से भी मटेरियल इकट्ठा करेगा। लेकिन इस सिनेरियो में बाई वाले बंदे नहीं है, यहाँ पे तो इसके ही क्लैन वाले बंदे इसके पीछे पड़े हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। हर चीज़ वैसे नहीं जाएगी ना जैसा हमने सोचा है। स्टोरी तो यहाँ पे अलग तरीके से चल रही है, देखते हैं अब क्या होगा उसके आगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर इंजरी की वजह से वो ड्रीम रियलम से बाहर निकल गया तो उस ड्रीम के मटेरियल का लॉस हो जाता। उसने इतनी मेहनत से ढूंढा था, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती। ये फेंग युआन नहीं चाहता था। एस्केप करते वक्त फेंग युआन ने अपनी पॉकेट में रखे 9 लीफ फर्टिलिटी ग्रास को चेक किया। ये ग्रास गू रियल लग रहा था, बिल्कुल जिंदा जैसे, और अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि ये ड्रीम गू रिफाइन करने के लिए हायर टायर इंग्रेडिएंट है।
फेंगयुआन इधर से उधर मूव करता रहा और एक छोटी-सी केव में घुस गया। उसने कुछ गूवर्म रिलीज़ किए और डेंजर को डिटेक्ट करने के लिए फिर ग्राउंड पे बैठ गया और अपनी मेमोरी में स्टोरेज गू रेसिपी के बेसिस रिफाइन करना शुरू कर दिया। रिफाइन के आधे रास्ते तक ही पहुँचा था कि कुछ मतलब किसी लोगों ने उसे ढूँढ निकाला। उन्होंने केव का ओनली एग्ज़िट ब्लॉक कर दिया। फेंगयुआन का एक हेल्पलेस साइन लिया, फिर स्ट्रेंथ पाथ के कुछ 20 पेंटम एक्टिवेट करके फ़ोर्सफुली बाहर निकल गया। इस इंटेंस बैटल के दौरान उसने अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल करा था, सिर्फ़ उन्हें हटा दिया था, बस मारा नहीं था, हटाया था, इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उसने एक सेकंड केव लोकेट की, वहाँ जाकर फिर उसने गू रिफाइनमेंट स्टार्ट करी। इस बार तो रिफाइनमेंट और भी शॉर्ट रहा, सिर्फ 30 में ही मतलब 30% ही हुआ था कि फेंग ज़ेंग ने उसे लोकेट कर लिया। फेंग ज़ेंग कहता है यहीं है, यहीं है, यहीं पे है। फेंग युआन ने गुस्से में आँखें टेढ़ी करी और फिर एक किक मारी फेंग ज़ेंग को दूर उड़ा दिया। भाई वैसे तो क्या बोले, इसको लात मारना नहीं छोड़ रहा है, बड़े लॉस से। इस टाइम तक एल्डर भी पहुंच चुका था। उसने फेंग युआन पे पीछे से अटैक करा। हर बार भी ड्रीम के अंदर फेंग युआन को इंजरी होती, उसकी सोल पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता। फेंग युआन अब डेंजर में था। उसने तुरंत ही पार्ट को कुछ बीस्ट पैंथम्स में समन किए और उस एल्डर को सीधा मीट पेस्ट बना दिया। खतरनाक। एल्डर मरने से पहले चीखता है, फेंग युआन तेरी मौत भी बहुत भयानक होगी। उसका ब्लू फेस सडनली क्लियर हो गया। अब वो एकेडमी का एल्डर जैसा लग रहा था। फेंग युआन ने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। उसे खुद पता था कि पहले जो डेंजर मोमेंट आया था, उसमें वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, जिसकी वजह से उसका इमोशन कंट्रोल वीक हो गया था और वो ड्रीम में और ज़्यादा डीप चला गया। यही रीज़न था कि वो पहले मतलब ये जो आ रहे थे ना लोग, उनको मार नहीं रहा था। ड्रीम सिनेरियो कभी खत्म नहीं होता, इन्फिनाइट होता है। चाहे फेंग युआन कितने ही लोगों को मार दे, नए लोग आते जाएँगे और अलग लोग ना आए तो नए डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेशली लाइफ और डेथ की फाइट्स में फुल फोकस करना पड़ता है। इमोशन और उस टाइम पे एक्शन के मतलब इमोशन एक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। ड्रीम रियलम का मेन पर्पस ही होता है इमोशन को पुल करना, बाहर निकालना, जिससे बंदा रियलिटी और इल्यूज़न का फ़र्क भूल जाए और ड्रीम के अंदर ट्रैप हो जाए, फुली फँस जाए। गुड थिंग ये थी कि फेंग युआन के पास प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस था। हाँ, उसका ड्रीम रियलम के फील्ड में अचीवमेंट काफ़ी कम था, लेकिन इतना तो था कि वो हैंडल कर सके। जितने भी ये पकड़ने वाले लोग आए थे, उनसे छुटकारा पाने के बाद फेंग युआन एक हॉल में आया। बिल्कुल वैसा ही था जैसे बोन फ्लैश यूनिटी गू रिफाइन करने वाला हॉल था ना, वही वाली जगह थी। यहाँ भी फाइनली फेंग युआन ने अपना ड्रीम पाथ गू वर्म रिफाइन कर लिया। जब पकड़ने वाले पीछे आए, फेंग युआन ने हँसते हुए खुद से बोला, टाइम हो गया है उठने का। जैसे ही उसने ये बोला, उसके सामने का सीन गायब हो गया। सब कुछ पूरे डार्कनेस में बदल गया। धीरे-धीरे उसकी आँखें खुली, अंधेरा धीरे-धीरे फेड हो गया और सीन वापस से डांगहुन पैलेस के रूम में आ गया। बिल्कुल वैसा जैसे ड्रीम में एंटर करने से पहले था। फेंग युआन बेड पे बैठा था, उसका हाथ हवा में कुछ पकड़ने के पोज़ में था। बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रीम के अंदर उसके इमोशंस थे, वैसे ही उसने कर रखा था। ड्रीम के अंदर वो न्यूली रिफाइंड ड्रीम पाथ मॉडल गू को पकड़ रहा था। अब जब वो रियल वर्ल्ड में वापस आया, तो वो गू वहाँ से वैनिश हो चुका था। फेंग युआन को कोई शॉक नहीं लगा। उसने तुरंत ही अपने माइंड के अंदर चेक करा। उसके माइंड के अंदर एक ड्रीम पाथ मॉडल गू फ्लोट कर रहा था। उसके अराउंड थॉट्स बबल्स की तरह उड़ रहे थे, पॉप हो रहे थे और वैनिश हो रहे थे। फेंग युआन मुस्कुराते हुए कहता है, पहला ड्रीम मॉडल पाथ गू मिल गया है, फाइनली कंप्लीट हो चुका है। पहला ड्रीम रियलम वाला गू इसने बना लिया था। ड्रीम पाथ दूसरे पाथ से अलग होता है। मॉर्टल गू का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। ये सिर्फ माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। सिर्फ ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू ही होता है जो मटेरियल के फॉर्म में होता है। वरना जितने भी मॉर्टल गू होते हैं वो सारे दिमाग में रहते हैं और इमॉर्टल गू ही होता है जो प्राइमेसी के अंदर रहता है। और अभी इसने इमॉर्टल गू रिफाइन करा था। मॉर्टल गू रिफाइन करा है तो दिमाग में है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।